किस्म के इसमें व्यूज़ हैं कि जो वुमेन है, वो सोसाइटी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। उसको सोसाइटी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, फेल हो चुकी है। अब दूसरा एस्पेक्ट वो कहते हैं कि क्या लॉ प्रोटेक्ट कर सकता है? तो इस चीज़ को आज हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और मैंने इसके ऊपर थोड़ी आउटलाइन आपको बताने की कोशिश की है। इससे भी अच्छी हो सकती है, ठीक है? इससे भी अच्छी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको फ़ॉलो करें, इसको कॉपी पेस्ट करें। आप में इतना हुनर है कि आप इसको पढ़ के इससे भी अच्छा इसके अंदर चेंजेज़ ला सकते हैं। तो लाज़मी नहीं है ये चीज़ ही करनी है आपने। ठीक है, आपकी अच्छा एक्सप्रेशन किसी का अच्छा हो सकता है, किसी की अच्छी वोकैब्युलरी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मार्जिन लाइन होगी आपकी, आपने मार्जिन लाइन के इस साइड पे नंबरिंग करनी है, मेन नंबरिंग, और मार्जिन के अंदर आपने सारा डाटा लिखना है। अब आपने स्टार्ट इसी तरह करना है, ऊपर से हेड डालना है पूरा ऐसे का, फिर आउटलाइन लिखना है, फिर आपने इंट्रोडक्शन। अब इसमें कॉम्बिनेशन मैटर करता है। देखें अभी बात शाहजा, अभी आप थोड़ा पढ़ाने दें हमें, फिर हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में करते हैं, सॉरी। अच्छा, नंबर 1 मैंने डाला इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ठीक है? तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर एक मैंने बताई थी जनरल सी कोटेशन होनी चाहिए। अब वो जनरल सी कोटेशन जो होगी, वो ना आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, ज़रूरी नहीं है वो किसी की सेइंग हो या किसी ने उसके बारे में कुछ कहा हो। आप उस टॉपिक के बारे में जनरल सा व्यू अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। डज़न्ट मैटर कि किसी ने कुछ उस पे कहा है या नहीं कहा, लेकिन आप इसके अंदर वो चीज़ डालें जो अच्छी हो, अच्छी एक्सप्रेशन में डालें। ये नहीं है सिंपल इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन के इसके अंदर 3 लाइनों के अंदर, ये तो इधर ज़्यादा लिखी हुई है, पेज छोटा है, आप 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा ना जाएँ। तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, इसमें आप पढ़ें, हैविंग एप्रोप्रिएट लॉज़ इन प्लेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ जस्ट सोसाइटी फॉर पाकिस्तान। अब देखो इसमें मैंने क्या बात की है, हमने 2 चीज़ों के बारे में इधर पूछा हुआ है, वुमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी की बात हो रही है, फिर लॉ की बात हो रही है। अब इसमें हमने देखना है कि वो 2 चीज़ें कवर हो रही हैं, आया कि वो जो 2 चीज़ें जो मतलब ऊपर पूछा आया कि इस इंट्रोडक्शन की 3 लाइनों में कवर हो रही हैं, ठीक है? अब इसमें देखो, हैविंग एप्रोप्रिएट लॉज़ इन प्लेस, हमारे पास लॉ वो कहते हैं पड़े ऑलरेडी, बने बनाए हैं लॉज़, इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ जस्ट सोसाइटी, कि अगर लॉ होते हैं हमारे पास एप्रोप्रिएट लॉज़, तो वो जो इंसाफ वाली सोसाइटी है, इंसाफ वाला मुआशरा होता है, वो उसकी तरफ बढ़ने का एक स्टेप है, ठीक है? दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजनरी, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एथनिसिटी। अब इसमें हमने लॉज की भी बात कर ली है, इसके अंदर हमने एजुकेशन की भी बात कर ली है, सॉरी वुमेन की भी बात कर ली है। अब वुमेन को मिलाना है सोसाइटी के साथ, कि वुमेन सोसाइटी के अंदर सेफ नहीं है। वुमेन क्या है, सोसाइटी के अंदर सेफ नहीं है, और क्या सोसाइटी सेफ नहीं कर सकी, क्या इसको लॉ सेफ कर सकता है? तो लॉ सेव कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? तो इसको समझने के लिए पहले समझना ज़रूरी है कि क्यों नहीं है वुमेन प्रोटेक्ट सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी इसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही? सबसे पहला सवाल ये बनता है। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, कि कहाँ करेंगे इसको, नंबर 3 के पॉइंट के अंदर, कि क्यों नहीं कर रही और कैसे लॉ प्रोटेक्ट कर सकता है। ये 2 चीज़ें हमने हमारा मेन बॉडी के अंदर आ जाएगी। ये इंट्रोडक्शन के अंदर आ गया। फिर नंबर 2 पे हम आए थे, इसको भी मार्जिन लाइन से बाहर रखना है नंबर 2 पॉइंट को। फिर आपने नेक पार्ट स्टार्ट करना है। अब मैंने नेक पार्ट में डिफरेंट चीजें बताई थी, फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स, इसमें मैंने एवोल्यूशन की बात की थी। अब फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स इसके कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आ जाती है। सोसाइटी की बात हुई है ना, अब सोसाइटी जब बनी थी, आप किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, तो सोसाइटी जब बनी थी, तो सोसाइटी का बनने का मकसद क्या था? सोसाइटी जब पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हुई थी, तो एक थ्योरी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किसके दरमियान? पीपल एंड द ओनर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के ओनर्स थे, उनके दरमियान क्या हुआ था? एक कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट था? कि हम जी आपकी सोसाइटी को अच्छा करेंगे, लोगों की जिंदगियों को बचाएंगे, उनकी जिंदगियों को सुधारेंगे, आप हमें सिलेक्ट करें, हम स्टेट चलाएंगे। और ये एक मुआहदा हुआ था। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। और ये रिटन मुआहदा नहीं था, ये एक ऐसे कह लें एक किस्म का सिंबॉलिक मुआहदा था, जिसको हर कोई लेके चला था। तो इसके अंदर अब मैंने यहाँ क्यों लिखा है इसको, एक सवाल बनता है, क्योंकि सोसाइटी का जिक्र हो रहा है, और वुमेन सोसाइटी का एक पार्ट है। आप जेंडर की पर्सपेक्टिव में देख लें, आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव में देख लें, वुमेन प्ले ग्रेटर रोल इन आवर सोसाइटी।
तो वुमेन जब रोल प्ले कर रही हैं तो वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंडर आती है। यानी कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो वुमेन भी शामिल ही थी ना। वुमेन तो अ, अलग से जेंडर, कोई वो वाला जेंडर नहीं है कि जिसको हम वैल्यू ना दें, ये दे आर अवर ग्रेट एसेट। तो जब ये हो रहा था तो इसके अंदर मैंने इसलिए फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स में डाले हैं क्योंकि हमने बिल्ड कराना है वुमेन के राइट्स को, और उसको लॉ के साथ हमने इनकॉर्पोरेट कराना है। तो इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बुनियाद मैंने अपने नेक पार्ट के अंदर की। 2.2 के अंदर मैंने लिखा फेमिनिस्ट थ्योरीज। यहाँ थ्योरी लिखा हुआ तो मैंने कट करके थ्योरीज लिखी हुई है। अच्छा, अब फेमिनिस्ट थ्योरीज, ये वैसे मैंने आपसे पूछना था, अब बता दिया मैंने। अच्छा, फेमिनिस्ट थ्योरीज का जिक्र किया है। अब फेमिनिस्ट थ्योरीज का जिक्र क्यों किया है? ऊपर वुमेन का हो गया, सोसाइटी का हो गया, अब फेमिनिस्ट के अंदर वुमेन की बात करेंगे हम कि वुमेन के राइट्स के लिए जो दुनिया के अंदर स्टेप्स उठाए गए, जिसकी जेंडर स्टडीज होगी उसको अच्छा समझ आएगा। जो वुमेन की राइट्स के लिए जो दुनिया के अंदर स्टेप्स उठाए गए 1848 से अराउंड उठाए गए थे, जहाँ पे वुमेन राइट्स की बात करना शुरू हुए थे, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो हमने के अंदर हमने इसी चीज के ऊपर ही बात करनी है कि थ्योरीज क्या कहती हैं। ठीक है, थ्योरीज क्या कहती हैं और उसको हमने कैसे मिलाना है लॉ के साथ। हम उस थ्योरी को लेके चलेंगे और थ्योरीज की बेस के ऊपर हम अपने कंट्रीज के अंदर लॉ बना के वुमेन को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सोसाइटी तो प्रोटेक्ट नहीं कर रही, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो फेल हो चुकी है। इसमें यह बताना है हमने। नेचुरल राइट्स थ्योरी, अब नेचुरल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स भी मिलता जुलता है किसके साथ जी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ। वो कैसे? जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बन रही थी ना तो इसकी बेस क्या बनी थी? ठीक है, इसकी बेस ये बनी थी कि जनाब जो जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो वुमेन है चाहे मेन है, उन सारों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, वो नहीं छीने जा सकते। अब क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू हो गई, लोग एक दूसरे के राइट्स छीनने लग गए, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज छीनने लग गए, एक दूसरे की फैमिलीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, एक दूसरे की वेल्थ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये कैसे सारे क्या थे? फंडामेंटल राइट्स थे, नेचुरल राइट्स थे। अब जब ये आपके लेने लग गए दूसरे लोग, जी, इनएलिएबल राइट, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ये आपसे कुछ छीन नहीं सकता। ठीक है, नेचुरल राइट्स हैं आपके, ये कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपकी स्टेट भी ये नहीं छीन सकती। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर इमरजेंसी लग जाती है कंट्री के अंदर तो आपके ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 तक, ये आपके सस्पेंड हो सकते हैं लेकिन छीने नहीं जा सकते। ये जब इमरजेंसी हटेगी फिर दोबारा से आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो नेचुरल राइट्स भी आ जाते हैं वुमेन के पर्सपेक्टिव में। अच्छा, तो नंबर 3 पे आ जाइए, हमारा नेक्स्ट पार्ट होगी। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है ये हेडिंग लगाए। आपको अगर वुमेन के रिलेटेड और लॉ के रिलेटेड और इनके प्रोटेक्शन के रिलेटेड और किस्म के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, या आपके पास हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आ रही है उसके मुताबिक, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आपने ये डालना है, आपके कोई और नेक पार्ट बना के डाल सकते हैं। नंबर 3 को देखते हैं जी। नंबर 3 हमारा बॉडी स्टार्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बॉडी में ये कहा था जो चीज ऐसे के अंदर पूछी गई है वो चीज आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। ऐसे के अंदर उसको जितनी चीजें पूछी हुई है उसके अंदर डिवाइड कर लेना आपने। तो इसमें जी मैंने सीधा सीधा लिख दिया, women are not protected by society whereas law can protect them। अब इधर गलती क्या थी? इधर आपने इस हेडिंग के अंदर कोई गलती अगर कोई एक बंदा बता सके, इधर गलती क्या है? कोई बता सकता है? नंबर 3 पॉइंट के अंदर जो हेड लिखा हुआ है इसके अंदर क्या गलती है जी? गुड, मॉडल वर्ब नहीं है इसके अंदर। वुमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सोसाइटी वेयर एज लॉ कैन प्रोटेक्ट देम। ठीक है, गुड। अच्छा, अब इधर आपने क्या लगा देना है? चलें जी, थैंक यू। अब दो चीजें आ गई हैं, एक तो सोसाइटी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही वुमेन को, और लॉ हम बता रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट लॉ कर सकता है। अब वो बताने कैसे नहीं प्रोटेक्ट करी और कैसे लॉ प्रोटेक्ट कर सकता है। दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। 3.1 में हमने ये रखा कि कैसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही सोसाइटी हमारी, और 3.2 पे रखेंगे कि कैसे जनाब आपका जो लॉ है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो 3.1 में मैंने बताया हाउ वुमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सोसाइटी। अब इसमें क्या गलती है जी? कोई बता सकता है? जी कोई बताए।
इसके अंदर क्या गलती है? 3 पॉइंट। क्वेश्चन मार्क्स की है। हाँ जी, तहा तहा सही कहा है आपने। हाउ आर हाउ हाउ हाँ जी, हाँ जी। हाउ आर वुमेन नॉट प्रोटेक्टेड बाय सोसाइटी? और क्वेश्चन मार्क। गुड। अच्छा, अब मैंने एक दे दिया जी 3.1 में कि कैसे वुमेन प्रोटेक्टेड नहीं है। अब उसको हमने पॉइंट्स के अंदर बताना है। आप ए बी सी डी भी कर सकते हो, आप रोमन भी कर सकते हो। ये ऑप्शन इधर ए बी सी डी क्या हुआ, इधर आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अब पहला पॉइंट क्या है जी? वुमेन आर ऑफन सब्जेक्टेड टू। अब इधर क्या गलती है? 31 नहीं है, ये 3.1 है। आपको इधर हाँ मिसिंग हो सकता है। 1 की जो साइड है उस पे मिस हो गया होगा। 3.1 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर हाउ वुमेन आर ऑफन सब्जेक्टेड टू, इस पे कोई गलती है जी? हाँ जी, किरण गुड। सब्जेक्टेड नहीं होता, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्टेड कोई चीज नहीं होती। गुड, शाबाश। वुमेन आर ऑफन सब्जेक्ट टू। चलें जी, आगे चलते हैं। आर सब्जेक्ट टू वायलेंस, हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि क्यों आप सोसाइटी के अंदर प्रोटेक्ट नहीं है। ये पहला पॉइंट मैंने दे दिया कि वुमेन के साथ वायलेंस होता है, हैरेसमेंट होती है और डिस्क्रिमिनेशन होती है। सिंपल सी बात है, ये सबको पता है। नंबर बी में कि मैंने क्या दिया? वुमेन आर नॉट ऑलवेज टेकन सीरियसली व्हेन दे रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। गुड पॉइंट। इसके जगह आपको और पॉइंट भी दे सकते हैं। एक बात याद रखें, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये एक मोहर लग गई है, नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। हो सकता है आप इस वक्त मुझसे भी ज्यादा अच्छा सोच रहे हो, आपके पास इससे ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है यार। ये जिशान कलारी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज, आप उसके ऊपर लाइनें डाल रहे हैं। अपने बटनों को ना सुकून दे थोड़ा सा। अच्छा जी। वुमेन आर नॉट ऑलवेज टेकन सीरियसली। अब देखो, कोई वाक्य पेश आता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज ये थियोरेटिकल लिखनी है आपने। एक वाक्य पेश आता है जी, वो मोटरवे के ऊपर इंसिडेंस होता है जी। एक औरत अपने बच्चों को लेके जा रही होती है, ठीक है। मोटर क्या अकेली घूमने की इजाजत नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यू हैव राइट टू राइट ऑफ मूवमेंट। आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी वक्त जा सकते हो। तो बहाना क्या लगता है जी? वुमेन थी, अकेली थी, क्यों गई है रात को, वो भी मोटरवे के ऊपर? क्या मोटरवे पुलिस नहीं है? क्या मोटरवे ऐसा एरिया है जहां हर कोई आ सकता है और उस बेचारी के साथ जो भी कुछ करके चला जा सकता है? और वो रिपोर्ट भी करती है, तो रिपोर्ट करने जाती है तो उसको कहा जाता है कि अकेली क्यों गई थी, आपका कसूर है। तो दिस इज द पॉइंट। इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं। ये एक आपका फैक्ट हो गया। आप जैसे डिफेंड करने लगेंगे। सी पे आ जाते हैं जी। वुमेन आर नॉट ऑलवेज गिवन सेम अपॉर्चुनिटीज एज मैन इन द वर्क प्लेस। अब देखो, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में इक्वालिटी नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर आप डिफेंस रिलेटेड मैटर्स देखें ना, डिफेंस रिलेटेड, अब सिविल सर्विस को छोड़ दें, सिविल सर्विस में इक्वालिटी है और वुमेन कोटा भी अलग से है। मैं दूसरी अलग से डिपार्टमेंटल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा है। ये बताते नहीं है इक्वल इक्वालिटी, सबके सामने तो इक्वालिटी रखते हैं। लेकिन आप डिफेंस सर्विसेज में आ जाए, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो होती है, तो उसके अंदर वुमेन को डिस्करेज किया जाता है। असल में वुमेन बेचारी जाती हैं, अपना इंटरव्यू भी देती हैं, हर चीज करती हैं, लेकिन उनको आगे नहीं लेके आने देते, क्योंकि ये समझते हैं कि वुमेन नहीं कर सकती। ये जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है, वुमेन नहीं कर सकती, वुमेन का काम घर चलाना है। ये एक पॉइंट है जी। हालांकि आप दूसरे कंट्रीज में चले जाओ, केस स्टडीज में जब डालोगे, वुमेन है, वुमेन सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर है और वो अच्छा काम कर रही है। जब सिखाओगे नहीं भाई, वुमेन को घर बिठाओगे, जिस चीज की आदत डलवाओगे, तो बेचारी उधर बैठ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, तो नंबर डी पॉइंट पे जाते हैं। वुमेन हु आर मेंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफन फेस इवन मोर चैलेंजेस। अब देखो, ये तो मैंने नंबर सी पॉइंट में बात की, जो मिडिल क्लास वुमेन है बेचारी। अब मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे वाली कोई क्लास है जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, और उससे भी लोअर मिडिल क्लास में मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी होती है। मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी में क्या होता है?
अब मार्जिनलाइज क्यों कहते हैं, वर्ड को जरा देखें, हमने यहाँ मार्जिन लगाए हुए ना पेज के ऊपर, अब मार्जिन के बाहर जो निकल जाता है वो होता ही नहीं है रेस में, वो वर्ड बाहर जब निकल जाता है वो लगता ही गंदा है। ये हमने मार्जिनलाइज्ड को एक वर्ड ऐसा बना दिया है कि वर्ड्स की गेम है। मार्जिनलाइज्ड इस चीज को कहते हैं कि कोई चीज, कोई बंदा रेस से ही बाहर हो जाए, उसको कहते हैं मार्जिनलाइज्ड। उसको हम ये नहीं कहते कि बंदा ह्यूमन बीइंग है, इनह्यूमन या इनह्यूमन बिहेवियर हम रखते हैं उसके साथ। वो फिर अपने आप को इसी चीज में ढाल लेते हैं कि हाँ यार मैं छोटे इलाके का हूँ, या छोटी उसकी सोच भी छोटी हो जाती है, तो ये उसको सोसाइटी बना देते हैं, हमारा लॉ बना देता है, हमारी ये जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो बना देता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा उनको फेस करने पड़ते हैं। डाउरी का चैलेंज है, डाउरी के अलावा जी जनाब आपके एसिड बर्निंग है, इसके अंदर आपने डालना है। और एसिड बर्निंग के अलावा इधर में ऑनर किलिंग्स आ जाती हैं। ऑनर किलिंग्स के अलावा स्टीरियोटाइपिंग आ जाती है। स्टीरियोटाइपिंग के अलावा जो प्रोस्टिट्यूशन के इश्यूज हैं वुमेन के, वुमेन की स्मगलिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं तो कहूंगा जब हम इसमें से 3.2 से निकलेंगे ना 4 पे जाएंगे, इधर तो नहीं लिखा हुआ 4 पॉइंट, आप ऐसा दें कि क्या क्या हो रहा है वुमेन के साथ, कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग्स, डाउरी का इश्यू, ब्लैकमेलिंग, सैबर रैटलिंग। अच्छा, इसके अलावा हैरेसमेंट हो गया, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अच्छा, इसके अलावा हैरेसमेंट एट पब्लिक प्लेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बेचारी वुमेन के साथ। ये तो लिमिटेड डाटा लिखा हुआ है ना, मैंने आपको जस्ट एक फिल करने के लिए गैप को। आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन चीजें सही हो, जेन्युइन हो। ठीक है ना। वुमेन हु आर मेंबर ऑफ, अच्छा ये तो हो गया। नंबर ई पे आ जाते हैं, वुमेन आर आल्सो ऑफन सब्जेक्टेड, अब सब्जेक्टेड टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब इसमें क्या गलती है जी, वही सब्जेक्टेड को सब्जेक्ट करना है, आपने चेंज कर देना है, सब्जेक्ट टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अच्छा, अब एक तो चीज हमने लिमिटेड शक्ल में हमने देख ली, 5 से 6 पॉइंट मैंने बताया कि कैसे वुमेन नहीं है सेफ। इसके अंदर आप उस चीज का हवाला देके भी डाल सकते हैं कि एसिड अटैक हो रहे हैं, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, जो चीजें मैंने बताई इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप। अगर इसके अंदर नहीं लिखते हैं, इसके अंदर जस्ट अपनी आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो भी लिखें। फिर जब नंबर 4 पे जाएंगे, बॉडी से निकलेंगे, उसके अंदर भी दे सकते हैं आप, तो आपकी मर्जी है। अच्छा, नंबर 3.2, ये सब हेडिंग है, हाउ लॉ प्रोटेक्ट देम। अच्छा, इसमें क्या गलती है जी, तो बता सकते हैं यहाँ पर सर क्या हुआ जी? मॉडल वर्ब आएगा सर। हाँ जी, हाउ कैन लॉ प्रोटेक्ट देम, गुड। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने हमने बॉडी के दो पार्ट देखे ना, एक में हमने सोसाइटी का बताया है, ठीक है, एक तो हमने अभी बता रहे लॉ का। अब जो सोसाइटी का हमने पीछे पढ़ लिया है, 5 से 6 ई तक हमने पढ़ा है, उसमें उसमें और जो लॉ वाला टॉपिक है, इस दोनों को देखें, दोनों के पॉइंट्स को देखें, क्या डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सोचें जरा, तो देख के मुझे कंपैरिजन करके बताएं क्या डिफरेंस है। सर प्रेस हाँ हाँ जी जी, बोले मैडम, बोले। हाँ हाँ, मैंने सही कहा है, जेरिंड यूज हो रहा है। अब पिछले फिक्रे में सेंटेंसेस यूज हो रहे थे, अब क्या हो रहा है, जेरिंड। जेरिंड किस चीज का पार्ट होता है, फ्रेज का होता है, यानी कि फ्रेजेस यूज हो रहे हैं। तो फ्रेजेस का जो हमने एक पार्ट रखा है जेरिंड, वो यूज हो रहा है। अब कैसे लॉ प्रोटेक्ट कर सकता है वो देखना है हमने, कैसे कर सकते हैं जी, वो देखते हैं। नंबर 1, प्रोटेक्टिंग women by criminalizing violence against women and harassment। क्रिमिनलाइज करो उनको, अच्छी बात है। नंबर 2, ensuring that women are given equal pay and opportunities in workplace। ये भी अच्छा है। अब इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते थे, इसमें आप ये बता सकते कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करो वुमेन को वर्क प्लेस के ऊपर, उनको थोड़ा पता लगे कि मेरे ऊपर अगर कोई ऐसा कोई करेगा कारनामा तो उसको सजा होनी है। नंबर सी पे आ जाओ, प्रोवाइडिंग लीगल एड एंड सपोर्ट फॉर वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ हैरेसमेंट। अब इसमें चीज एक देखो, कैसे लीगल एड दी जा सकती है। अब इसमें आप बता भी सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जेनेरिक से आप बता भी सकते हो कि कैसे लीगल एड दी जा सकती है। मैं बता सकता हूँ, मैं इधर सी पॉइंट पे इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि वुमेन बार्स एसोसिएशन होनी चाहिए, वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स होने चाहिए हर एक सिटी थाना के ऊपर,
ठीक है, प्रोटेक्शन सेल होना चाहिए, वुमेन प्रोटेक्शन सोसाइटीज होनी चाहिए जो ये चीजें उनको लीगल एड प्रोवाइड करें, उनको वकील दें। अब जो वकील मर्द हजरात होते हैं उनसे कतराती हैं, बेचारी अपना मुकदमा लेके नहीं जाती। मैं तो और भी एक्सट्रीम जा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ वुमेन के लिए अलग से कोर्ट्स होनी चाहिए जहां पर वो अपने इश्यूज को सॉल्व आउट करा सके। तो इलीगल क्राइटेरिया में बहुत चीजें आ जाती हैं। आपके लिए खुली चॉइस है, आप क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चीज जेन्युइन हो। जी, ये एस्टैब्लिश हो चुके हैं। जो चीज नहीं हुई वो तो लिख सकते हैं ना। इंश्योरिंग दैट वुमेन हैव एक्सेस टू जस्टिस एंड दैट देयर राइट्स आर प्रोटेक्ट। अब जस्टिस की बात मैंने क्यों की, अब मैं इसमें मेरे पास पॉइंट है कि वुमेन कोर्ट्स होने चाहिए, वुमेन जजेस होने चाहिए। जो विमेन होगी ना, विमेन के चीजों को अच्छी तरह जानेगी, जो जज विमेन बैठी होगी। अब जज जो बैठे होते हैं, मेन ज्यादातर बैठे होते हैं विमेन्स भी होते हैं, लेकिन जज ज्यादा मेन होते हैं। अब ये जेंडर जो गैप आ जाता है, अब मैं नहीं बता सकता कि पर्टिकुलर ए वुमेन ए इसको क्या इश्यूज है। मुझे वो इश्यूज जानने के लिए वुमेन बनना पड़ेगा। अब मैं वुमेन ये नहीं बता सकती, हालांकि वुमेन घर चलाती है। अच्छा, वुमेन के अंदर एक इंट्यूशंस होती है, छठी हिस्स जिसे कहते हैं, सिक्स सेंस। वुमेन के अंदर इतनी कमाल की क्वालिटीज होती हैं, हमारे टीचर्स ने बताई थी कि जनाब आपके ऊपर जो भी मुश्किलात आती है ना, आप जब घर आते हो, अगर आप मियाँ बीवी हो, तो जब हम मियाँ घर आते हैं ना, तो औरत को पता लग जाता है कोई ना कोई इशू है। वो बातें करती है, क्या हुआ, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, हालांकि वो सच बता रही थी, उन्हीं में से चीज कोई हुई होती है उसके साथ। तो इंटेलिजेंट, इनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। हमने इनको अपनी सोसाइटी के अंदर मार्जिनलाइज किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं कि जस्टिस के लिए आपने उनके लिए अलग से कोर्ट्स होनी चाहिए, वुमेन जजेस को हायर करें और वुमेन वुमेन के इश्यूज को सॉल्व कर सकती है, ठीक है जी। लॉज की तो जाहिर बात है बाहर है, लॉज तो बहुत है, लेकिन आपने अगर आपको वो लॉ नहीं दे रहा, या सोसाइटी आपको वो चीज नहीं दे रही, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी है, आपने उसको ठीक करना है। आप लॉ बनाने का कोई इश्यू नहीं होता, लॉ तो मैं भी बना के दे सकता हूँ, आप भी बना के दे सकते हो, ठीक है। अब लॉ जो बना रहे हो, लॉ के अंदर भी गलतियां होती है, वो सिर्फ बड़े तबकों के लिए होती है, जो अपर क्लास विमेन के लिए होती है। कभी सुना है आपने छोटी क्लास की विमेन को कभी सपोर्ट मिल रही है या उसके इश्यूज को सॉल्व हो रहा है? आप इसमें हवाला दे सकती हैं, मुख्तारा वही थी, बैकवर्ड एरियाज थे उसके, उसको 2009-10 में तो 11 में उसको उसका केस हटा दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके जो मुजरिम थे वो छूट गए थे। जी, महारंग बलोच का भी केस है, वो बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप डाल सकती हो इसके अंदर। अच्छा जी, तो इसमें नंबर ई में मैंने लिखा क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। अब इसमें जी जी केसेस आप बहुत सारे बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। अब पॉलिसीज मैंने कहा है इसके अंदर क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। अब अच्छा, ये चीज मैं ये आउटलाइन प्रॉपर, इसको आउटलाइन ना समझिए, ये जस्ट मैंने जेनेरिक सी आउटलाइन बनाई हुई है। इसके अंदर आप प्रॉपर लिख सकते हो कि कौन सी पॉलिसीज बनानी है, इसको नहीं छाप के आ जाना, ये याद रखना है। इसके साथ और भी चीजें हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक थीम बता दी, आप थीम से इसको आप पकड़ेंगे। इस ABCDE की जगह आपने ये सेंटेंसेस या ये फ्रेजेस नहीं लिखने, इसकी जगह आपने इश्यूज को सॉल्व करना बताना है, प्रैक्टिकली बताना है। ये तो मैंने आपको जस्ट आइडिया दे दिया है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से आइडिया लेना है और नेट पे सर्च करना है, अपने रिसर्च आपकी अच्छी हो, और वहां से आपने रियल बेस्ड इश्यूज को यहाँ पे लिखना है कि ये इशू आ रहा है जी, और ये सोल्यूशन है उसका। आपने जेनेरिक से नहीं बता देना, जैसे यहाँ पे जेनेरिक मैंने बताया हुआ है, ये तो जस्ट फिल आउट किया हुआ है मैंने चीजों को, ताकि आपको पता लगे। अच्छा, नंबर 4 जो हमारा रेफरेंसेस का पेज था, रेफरेंसेस का पार्ट था, सेक्शन था, उसमें मैंने बताया था केस स्टडीज हो सकती हैं, रेफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, साइटेशन हो सकती है किसी आर्टिकल की या किसी भी चीज की। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या डाला, मेरा जेंडर का पर्सपेक्टिव है, मैं जेंडर की चीजें डालूंगा, ठीक है ना। 4.1 पे मैंने डाला हुआ मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट बुक। अब मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट कौन थी? मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट शुरू वाली खातूनों में से एक खातून थी जिन्होंने वुमेन राइट के ऊपर काम किया था। अब इसमें मैंने उसकी बुक का हवाला दिया है, बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये एक बुक है।
अब नंबर 2 पे मैंने हवाला दिया द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट बाय एलिजाबेथ क्रॉफर्ड। अब ये भी एक बुक है, मैं इसके ऊपर भी आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ, जरूरी नहीं है ये बुक है, प्लेंटी ऑफ डाटा, प्लेंटी ऑफ बुक्स, किसी को भी आप साइटेशन दे सकते हैं। द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस बाय जैकी जॉन्स, ये भी एक बुक है। अब ये बुक जरूरी नहीं आपने सारी पढ़नी है, ये भी याद रखें, आप इनकी समरीज पढ़ लें, आप सारी ना पढ़ें, आप 3 से 4 बुक्स अपनी डिवाइड कर लें वुमेन के बारे में या जेंडर के बारे में या उनकी एजुकेशन के बारे में, आपने एक पेज बना लेना है, तो उसमें से आपने उनके ऊपर काम करना है और उनकी बुक्स के हवाले तैयार करने हैं कि मैंने क्या क्या हवाला देना है। कंक्लूजन जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर भी आपने जेनेरिक से एंडिंग करनी है। अब इधर मैंने क्या लिखा, ट्रू इक्वालिटी विल ओनली एग्जिस्ट वेयर वुमेन आर ट्रीटेड बाय द लॉ एज ऑटोनोमस ह्यूमन बीइंग। अब जेनेरिक से मैंने एंड किया है इसका, ट्रू इक्वालिटी विल ओनली, अब मैं बताऊंगा कि कैसे आएगी इक्वालिटी, कैसे आएगी आगे मैंने बताया, वेयर वुमेन आर ट्रीटेड बाय लॉ एज ऑटोनोमस ह्यूमन बीइंग। अब मैंने उसको ये बता दिया कि ये ऐसे आएगी और कैसे आएगी वो आगे बताया कि लॉ के जरिए से उसको ट्रीट किया जाए। जी वैसे जैसे और हेडिंग्स करते हैं, आप सिंपल हवाला दें उसको और हवाले को टॉपिक सेंटेंस बनाए, आगे उसको एक्सप्लेन कर दें, उसका हवाला दे दें, उसके कोटेशन भी आप अंदर उसके अंदर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है मार्कर के साथ कोटेशन डालो, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, उसको इन्वर्टेड कर दो चीजों को। ठीक है जी। अस्सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन। तो जी क्वेश्चन आंसर रखते हैं, प्लीज रखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखा दूं, फिर क्वेश्चन आंसर रखते हैं। जी जी फर्स्ट पेज आ गया जी। अच्छा आप पूछें सवाल, सिर्फ 5 मिनट रखते हैं सवाल के लिए, फिर मैंने एक और डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है, उसमें मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बताना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मिस कर दिया तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी। सर ये स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन है, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बड़ी गहरी, जैसे गहराइयों में आप हो, बड़ी क्लियर नहीं आ रही सर है। ये स्ट्रक्चर के बारे में ये बता दिए कि ये ऐसे, तो हमें बताया गया कि आर्गुमेंटेटिव है, इसमें थीसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस होगा, और आपने इसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड करके लिखा हुआ है, तो इसमें जरा कंफ्यूजन हो रही है। इसमें आपको क्या कंफ्यूजन हो रही है वो बताएं, पर्टिकुलर किस एरिया में हो रही है? सर इसमें जब थीसिस हमें नहीं पता चला कि थीसिस कौन से है, उसके एंटीथेसिस कौन से है, या फिर सिंथेसिस हम कैसे करेंगे उसका, जो आर्गुमेंटेटिव आपको का स्ट्रक्चर होता है। लग रहा है आर्गुमेंटेटिव है, कौन सा लग रहा है आपको? सर इसमें मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं स्टेटमेंट्स, इसमें हमने यस नो में या एक साइड लेना होता है, फिर उस एक साइड को लेके प्रूफ करना होता है, तो उसमें जरा कंफ्यूजन हो रही है कि ये मतलब इसमें नेगेटिव है, आर्गुमेंट लेंगे सिर्फ, इसमें तो कोई आपने साइड नहीं लेनी। इसमें बताया हुआ है कि 2 चीजें पूछी हुई है कि वुमेन प्रोटेक्ट नहीं है सोसाइटी के अंदर, लॉ कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, सिंपल 2 चीजें पूछी हुई है, इसमें साइड्स लेनी ही नहीं है, इसमें तो कोई साइड्स लेने वाली बात ही नहीं है। ये सिलेक्शन में आते हैं, सिलेक्शन के अंदर इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर, वो टेंशन ना लें, अभी आएगा डॉक्यूमेंट। सर मैंने ये पूछा था कंक्लूजन में, जैसे आपने कोटेशन दी हुई है जेनेरिक सी, तो मैं कंक्लूजन 3 to 4 लाइंस में ऐसे लिखती हूँ, मतलब शॉर्ट वे में, जैसे हमने आगे फुल लेंथ ऐसे में आपने बड़ा करके कंक्लूजन लिखना होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आउटलाइन में कंक्लूजन लिखा हुआ है, जैसे आपने कोटेशन लिखी हुई है, मैं सिर्फ हेडिंग दे दूं या लिखूं 3 to 4 लाइंस में? प्रैक्टिस मैंने ऐसे किया, तो हेडिंग भी दे दो, कोई बात नहीं, सिर्फ हेडिंग दे दो, कोई इशू नहीं है। अगर लेकिन ऊपर कंक्लूजन आपने मतलब आपका गलत हो गया, मतलब आपसे जल्दी में आउटलाइन में गलत लिखा गया, तो वो फिर यही होगा ना कि वो गलत चेक हो, आप एंड पे लिख रहे हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कंक्लूजन के नीचे लिख लूं 3 to 4 नहीं? एंड पे लिख दो, कंक्लूजन लिख लेंगे, टाइम बचता तो एंड पे लिख दे, नो इशू, जगह छोड़ दें 3 लाइनों की, वैसे भी आपको छोड़नी पड़ेगी जगह। तो सर मेरा क्वेश्चन और था कि एंटीथेसिस हमने हर ऐसे में देना होता है कि नहीं, ये मस्ट है लिखना कि नहीं? जिसको देना है उसमें देना है, जिसमें नहीं देना उसमें नहीं देना, आर्गुमेंटेटिव में नहीं देना होता, ठीक है ना? सर आर्गुमेंटेटिव में क्या मतलब नहीं देना होगा? देखिए आर्गुमेंट्स, सॉरी आर्गुमेंटेटिव में देना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं देना पड़ता, सॉरी सॉरी। जी सर, वही मैं, जी सर, थैंक यू। आर्गुमेंटेटिव में जब बातें आप कर रहे होते हो ना, उसमें देखिए ना, दो बंदों की बातें हो रही होती हैं, जिसमें एक स्टैंस ले लेता है, जिसमें एक स्टैंस नहीं लेता, और एक होता है जो आप
दोनों स्टैंड्स के बीच ब्रिज बनते हैं कि ये इसमें कुछ चेंजेस करो या इसमें कुछ चेंजेस करो, दोनों को रखो, ठीक है ना? तो सर जब हिस्ट्री के बारे में से लिख रहे हैं उसमें थीसिस के नीचे ही जैसे जहाँ पे जिस मेन ऐसे हमने स्टार्ट कर लिया और जहाँ पे हम थीसिस हमने लिख लिया उसके फौरन बाद ही एंटीथीसिस लिख दें या फिर कोई एक पैराग्राफ और लिख के फिर एंटीथीसिस लिखें, आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए ये आपके ऊपर है। आप इसके अंदर इतनी छोटी छोटी चीजों को आप ना देखिए, इतनी नहीं देख रहा होता वो कि कहाँ पे आपने लिखा हुआ है। आप जहाँ पे लिखें आप प्रॉपर तरीके से लिखें। जरूरी नहीं है कि आप कोई बीच में जगह छोड़ें या फिर काफी चीजें लिख के फिर एंटीथीसिस नहीं, आपकी मर्जी है इसके ऊपर। सर मुझे पूछना जी जी अस्सलाम सर, मेरा एक सवाल है हाँ जी हाँ जी। सर। ये 3.2 में आपने लिखा है हाउ कैन लॉ प्रोटेक्ट वुमेन, इसके अंदर हमने ये बताना है कि लॉ प्रोटेक्ट कैसे करता है, जो एग्जिस्ट लॉज है वो बताने हैं, या हमने फ्यूचर बताना है कि फ्यूचर में ये चीजें ऐसे हो तो लॉ प्रोटेक्ट कर सकता है? फ्यूचर में कि ये चीजें करो तो फ्यूचर में लॉ पर, अभी तो लॉ फेल हो रहा है ना, लॉ भी फेल हो रहा है। या आप अगर इस तरह स्टैंस लेना चाहो कि लॉ है तो लॉ के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो ठीक हो सकती है, फिर आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा कि लॉ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर बताना सर मैंने पूछना था कि ये जो इंट्रो लिखना है सर, इंट्रो में कोटेशन लिखेंगे या फिर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दे के वो लिख सकते हैं? मैंने जो बताया था, मैंने जेनेरिक सी कोटेशन कहा था। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहती हैं वो आपकी मर्जी, आपका स्ट्रक्चर है। जो मेरा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, आप वो भी कर सकते हैं। हर किसी के अपने तरीके हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आप जिसका तरीका लेके चले वो भी यही फॉलो करें। समझ नहीं आया आपकी। सर ये जो आपने लॉ का कहा कि लॉ भी फेल हो सकता है ना हाँ हाँ सर, सर आपने कहा कि आपकी आवाज कट रही है, सॉरी फेल आपकी हो आवाज सकता कट। है, इसमें आप आर्गुमेंटेटिव कह सकते हैं क्योंकि कोई दूसरा सेट भी हम लोग ले रहे हैं ना, अगर कोई ले सकता है जो आपने कहा कि किसी ने अगर लॉ से पढ़ा है। कर सकते हैं बिल्कुल सर कर आपने सकते हैं। कहा कि लॉ जिसने सही पढ़ा है मतलब इसको अगर दे सकता है आर्गुमेंट अपना, तो हाँ दे वो सकते सर ये आर्गुमेंटेटिव हम लोग इसको नहीं कह सकते? हैं। आप सही कर सकते हैं। आप देखिए आप मोल्ड करना आपका काम होता है। आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे को भी आर्गुमेंटेटिव में लेके जा सकते हैं, ये आपका काम होता है। दिस इज द ट्रिक, दिस इज अ स्ट्रेटजी। तो जिस तरह आप लेके चलेंगे ना, घुमाएंगे ना ऐसे को उतना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे रेफरेंसेस वाला पॉइंट समझ नहीं आया, जो आपने बुक्स का रेफरेंस दिया है इनके बारे में हमें एक एक पैराग्राफ लिखना है। हाँ जी हाँ, एक एक पैराग्राफ लिखना आपने। ओके सर। सर ये आपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है तो सर ये तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा फिर अगर हम एक एक पॉइंट पे एक एक पैराग्राफ? ये आपकी आवाज गूंज रही है। दोबारा पूछिए मैडम, आप दोबारा पूछिए। हेलो सर आपको आ रही है आवाज? अच्छा बात सुन रहे हैं, क्या कंफ्यूजन आ रही है मुझे? मैडम आप बताएं, आपकी आवाज मिस हो रही है। सर अब आप आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ हाँ आप आ रही है जी, पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि आपने रेफरेंस में भी जो है ये 3 दिए ना, 4.123, सर आपने नेक में भी 3 दिए, तो सर ये हम एक एक पैराग्राफ लिखेंगे तो सर ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? नहीं, कैसे लंबा होगा? मतलब सर नेक पार्ट को इतना लंबा करना ठीक होगा? मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फेमिनिस्ट थ्योरीज। आप इतना लंबा पैराग्राफ क्यों लिखेंगे? आप हवाले देते हैं नहीं आपने, सर, ये नहीं होता सर करो। सर जो 3 पॉइंट्स आपने दिए ना तो हर एक पॉइंट पे हमने पैराग्राफ लिखना होता है ना, तो सर ये नेक पार्ट। पैराग्राफ जरूरी नहीं है आप एक सफे का पैराग्राफ लिखे, आप क्वार्टर लिख ले उसका, नो इश्यू। और सर ये रेफरेंस में भी आपने जो ये पार्ट दिया है ना, ये मेरी वर्स्टनोग्राफ वगैरह का, तो सर इसमें भी एक एक पॉइंट पे एक एक पैराग्राफ। जी दे सकती है आप, दो को एक में एक्सप्लेन भी कर सकती है क्योंकि ये पूछे नहीं गए आपसे, लेकिन आपने बॉडी को एक एक करके देना है। अच्छा टाइम हो रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर हम आपने बात की इक्वालिटी की, इक्वालिटी तो हो नहीं सकती, एम्पावरमेंट हो सकती है। सॉरी समझ नहीं आप
समझ गए आप? सर आपने ना बात की है कंक्लूजन में इक्वालिटी की, और इक्वालिटी कैसे हो सकती है? इक्वालिटी तो किसी भी सोसाइटी में नहीं हुई, तो एम्पावरमेंट हम कह सकते हैं ना, एम्पावरमेंट अगर हो। देखिए इक्वालिटी वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो equality क्यों नहीं हो सकती? किसने कहा? तो सर अगर कहीं भी वुमेन को इक्वालिटी नहीं मिली, अगर वेस्टर्न में भी देखा जाए तो इक्वालिटी का जस्ट स्लोगन है। आप वो में आप वेस्ट को पढ़े थोड़ा, आप बहुत कम है, इसको थोड़ा पढ़े आपको पता लगेगा। उनको 20th सेंचुरी के अंदर ही बहुत ज्यादा राइट्स मिले, लेकिन वुमेन तो भी, वुमेन को छोड़ो, हमारे जो मेन है औरतों से भी पीछे है। आवाज गूंज रही है। ओके सर। एक मिनट सर आपकी आवाज लैग करी, लैग। अब आ रही है मेरी आवाज? सर अगर आप ऐसे को आपकी क्या टेक्निक होगी? वही जो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। देखिए आप एंटीथीसिस थीसिस को इतना क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप सुनिए तो इसने बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि आपने इस टॉपिक को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ले गए हैं। बात सुने, आप जितना हो सके वो वाला, अभी टॉपिक सिलेक्शन में आपको बताऊंगा, जितना हो सके वो वाला सिलेक्शन दो अपनी, जिसमें आर्गुमेंट में आप पढ़ो ही ना। आप सिंपल डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्यों नहीं लेते हैं? सिंपल आप बता ही जाओ, क्यों आप फेलियर की तरफ जाना चाहते हैं? अगर आपके पास आर्गुमेंट ना हो फिर क्या करेंगे आप? अब हम सारे फिलोसफर तो है नहीं कि उस टाइम हमारे पास आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, तो आप इन चक्करों में पढ़ो ही ना। अब सोचो ही ना थीसिस एंटी थीसिस, आप जस्ट अपना ऐसे तैयार करो अच्छे से, जब आएगा ना आपको पता भी नहीं लगेगा कि आर्गुमेंटेटिव है डिस्क्रिप्टिव है। और बिलीव में मैंने कभी नहीं सोचा कि आर्गुमेंटेटिव है डिस्क्रिप्टिव है, कभी भी मैंने नहीं सोचा। मैंने प्लेंटी ऑफ एग्जाम दिए हुए डिस्क्रिप्टिव टाइप के, 2 पीएमएस मेरे पास है, दोनों में मैंने इसी तरह लिखा है, 2 सीएसएस पास है, दोनों में ऐसे लिखा है मैंने। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर मैंने सर वकार साहब के पास बहुत से मॉक्स में तकरीबन 5-7 ऐसे फुल लेंथ ऐसे लिखे हैं, 25-25 पैराग्राफ के, लेकिन सब में एक अंदर एक चीज की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। सर ने भी बताया था लेकिन मुझे समझ नहीं आई। जो कंक्लूजन होता है इसके अंदर एंड पे लास्ट पे एक फूड फॉर थॉट देनी पड़ती है। फूड फॉर थॉट, उस चीज की मुझे नहीं समझ आई, इसको कैसे हैंडल करना है या कैसे उसको हैंडल इस तरह करें। फूड फॉर थॉट ये होती है, आप कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? कंक्लूजन में ये लिखते हैं ना कि जो चीज आपने पीछे लिखी है इसका आपका क्या व्यू है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, नॉट कि समराइज करना होता है, समराइज नहीं करना होता। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो तो आप वही चीज ही बता रहे होते हैं कि ये चीज मैंने ये चीज देखी है इधर से, और जेनेरिक सा एक आपने एक बता देना है कि इस तरह अगर हो जाए तो ये ठीक हो सकता है, ये जो मैंने पीछे बताया है आपने जो लिखा होगा। तो वही फूड फॉर थॉट होता है कि आप कुछ उनको जो चक्कर उसको बता रहे हैं कि अगर ये चीज हो जाएगी ना तो इसके ऊपर सोचा जा सकता है, ये चीज अच्छा कर देगी इस इशू को। तो ये चीज होती है फूड फॉर थॉट। इसमें आप ज्यादा घबराए नहीं, आपका एनालिसिस होता है फूड फॉर थॉट, या आपका एनालिसिस होता है। ठीक है सर। ये इसके अंदर जो फाइनल ओपिनियन देते हैं कंक्लूजन के अंदर, इसमें ऑनगोइंग रिसर्चेस के बारे में भी बता सकते हैं कि ये भी हेल्पफुल रह सकती हैं इसको ठीक करने में? रेफरेंसेस वाले रेफरेंसेस। हाँ जी। अच्छा जी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी आप अपना माइक्स को म्यूट कर दें प्लीज, फिर इसके ऊपर भी आप क्वेश्चनिंग करेंगे आप। अच्छा, तो अभी हमारा टॉपिक है सिलेक्शन कैसे करना है। टॉपिक सिलेक्शन स्कीम के ऊपर है। सबको नजर आ रहा है? पेज शेयर हो रहा है सबके साथ? सर स्क्रीन एडजस्ट करते हैं। यस सर। नहीं, असल में मैंने खुद ऐसे किया हुआ है। आपको अब नजर आ रहा है सबको? मुझे थोड़ा बता दे। यस सर। ये सर अब क्लियर है। अब थोड़ा आप इसको बीच में एडजस्ट कर लें। हाँ अब सही है। चलेगा, ओके ओके। अच्छा, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को जेनेरिक नहीं लेना, इन पॉइंट्स को थोड़ा समझना है, फिर आगे मैं थोड़े बताऊंगा। स्कीम जो थीम्स आगे मेरी लिखी हुई हैं वो मैं आगे बताऊंगा, पहले ये समझ लें। नंबर 1 पे क्या है? अंडरस्टैंड द सिलेबस।
देखें जी, कोई भी पेपर है, चाहे एसए है, चाहे प्रेसी है, चाहे कोई भी पेपर है, सबसे पहला काम आपका होता है सिलेबस को पढ़ना, या कोई भी एग्जाम है, जरूरी नहीं है सीएसएस। पहला काम आपने सिलेबस को पढ़ना, फिर सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, फिर सिलेबस को एनालाइज करना, फिर सिलेबस के पार्ट्स बनाना, सिलेबस के अंदर अपनी विशेष बनाना, यानी कि ये जो सिलेबस का सेक्शन है या ये पर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज गुड, ये मुझे आता है, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये सेक्शन आपने बनाने होते हैं। जब सेक्शन आप बना लेते हैं, जो आपको अच्छा आता है उसको साइड पे रखें, जो आपको थोड़ा सा कम अच्छा आता है उसको पकड़े, वो पढ़े, फिर जो बुरा आता है उसको पकड़े, उसको पढ़े, जो अच्छा आता है वो तो आप 1-2 दिन में पढ़ लेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। बात रही एसए की, अब एसए का एज सच कोई सिलेबस नहीं है। पहली बात एसए का कोई सिलेबस नहीं है। एसए में क्या चीजें पूछी हुई हैं? एक्सप्रेशन, क्लैरिटी, कनेक्टिविटी, आपका एक्सप्रेशन हो गया, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी एनालिसिस, ये सारी चीजें उसने कहा। और वाइड ऑप्शंस होंगे आपके पास, 10 चॉइसेस होंगी। तो आपने सिलेबस, इसलिए मैंने लिखा सिलेबस के अंदर ये चीज लिखी हुई है, कनेक्टिविटी, क्लैरिटी, एक्सप्रेशन, आपकी करेक्ट इंग्लिश, आपका एनालिसिस। ठीक है, ये चीजें आपने अच्छी रखनी है, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। ये सिलेबस है एसए का। सिलेबस एसए का सिलेबस है कोई नहीं, लेकिन हम कन्वेंशन को लेके चलेंगे कि पीछे क्या आता रहा है, कौन कौन से थीम्स के ऊपर आता रहा है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालाइज करना है, और वहां से मैंने आपको बताना है कि ये एरियाज जो पिछले कुछ 10-15 साल से आ रहे हैं, उसके ऊपर हमने अपनी कोई 2 से 3 थीम सेट कर लेनी और वहां से अपना पेपर तैयार करना। नंबर 2, एनालाइज पास्ट पेपर्स। ये लाजमी है आपके लिए। जब तक आप पास्ट पेपर को पढ़ना इसलिए नहीं पढ़ना कि वहीं से कुछ आ जाएगा। पास्ट पेपर को इसलिए पढ़ना कि वहां से हमने थीम को आइडेंटिफाई करना, ये लिखा हुआ है। रिव्यू प्रीवियस ईयर्स एसे पेपर्स टू आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ टॉपिक्स। हमने जस्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए पिछले साल के कोई 10, 12 या 15 साल के पेपर निकाल लेंगे कि कहाँ से कितने साल के पेपर कौन कौन सी थीम से बन रहे हैं और कौन से साल में ये चेंज हो रहा है। जो हमारा जो एक एरिया है, क्योंकि हर दफा ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो जहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है वहां पे अपने स्टार लगा लेने कि इस साल के अंदर ये ट्रेंड ये चला था और इस साल के अंदर ये चला था। ट्रेंड सेटर बनने थोड़े, ठीक है। जब आप ट्रेंड को समझ लेंगे ना कि इस दफा ये हुआ था, इस दफा ये हुआ था, तो ये इस थीम के ऊपर आ सकता है। नॉट कि आपने उस पर्टिकुलर एसेस जो पीछे पूछे जा चुके हैं आपने उसके ऊपर ऐसे लिखना शुरू कर देना है। नो, आपने जस्ट थीम देखनी है। नंबर 3, स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट। ये आपका एक अलग से क्राइटेरिया है। हर किसी की स्ट्रेंथ अपनी होती है, हर किसी के इंटरेस्ट अपने होते हैं। जो आपका इंटरेस्ट है, जिस एरिया में आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पकड़ें, उसको अच्छी तरह करें। जरूरी नहीं है 1 होगा, 2 हो सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ 3 हो सकती है, मल्टीपल स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन आप 3 से 4 या 3 एक स्ट्रेंथ को लाजमी कवर करें, उसको अच्छे से पढ़ें, और उनमें से एक थीम के ऊपर तो पेपर आना ही आना है। तो अगर आपकी एक थीम सही नहीं होगी, वहां से नहीं आएगा, तो दूसरी थीम तो आएगी ना। अगर वहां से नहीं आता, एक थीम, एक ऑप्शन तो और भी होगा। तो बैकअप प्लान रखें आप अपने पास। म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, बैलेंस ऑफ थीम्स। Aim for a balanced mix of topics covering social, economic, political, philosophical and cultural dimensions. अब ये जो मैंने इतना बड़े बड़े वाइड एरियाज बता दिए हैं, अब इसके अंदर आपको क्या समझ आनी है? सोशल के अंदर क्या होगा भाई, इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर, फिलोसफिकल के अंदर क्या होगा, कल्चरल डायमेंशन क्या होती है। इन एरियाज को जस्ट अपने माइंड में बिठाएं। इसके ऊपर आगे जाके मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट कराता हूँ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कि सोशल कौन सी होती है, इकोनॉमी वाली कौन सी होती है, और ऐसे के अंदर किस टाइप की इकोनॉमी के अंदर से पूछ सकता है। हम वो चीजें प्लीज, ये टॉप अपना माइक्स को म्यूट कर दो प्लीज। अच्छा, तो बैलेंस ऑफ थीम रखनी है आपने। सारी थीम्स को देखना जरूर है। ये नहीं है सिर्फ आपने ये कहना कि मुझे सोशल अच्छे लगते हैं, पॉलिटिकल अच्छे लगते हैं, 2 मैंने पकड़ लिए। आपने सारी थीम्स को एक दफा देख जरूर लेना है, और 2 या 3 को अपनी ताकत बना लेना, अपनी स्ट्रेंथ बना लेनी है। नंबर 5, रेलेवेंस टू करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के ऊपर टॉपिक्स ही आते हैं आजकल। अब वो टॉपिक्स देता क्यों ऐसे के अंदर? ऐसे के अंदर टॉपिक
वहीं से निकालते हैं जो करंट इश्यूज हमारे चल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। वो करंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं, करंट अफेयर्स जो चल रहे होते हैं, वहीं से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जनरलाइज करके एक ऐसे का टॉपिक दे देता है। अब आपको नहीं पता लगता, आप उसको जनरलाइज करते रहते हो, ऐसे के अंदर लिखते रहते हो, लेकिन आपने क्या करना है, उस जनरलाइज ऐसे को डिकंस्ट्रक्ट करना है, समझना है और उसको रेलिवेंसी देनी है, उसको कनेक्टिविटी देनी है कि आजकल हो क्या रहा है। ठीक है जी। नंबर 6, अवॉइड एक्सट्रीमली टेक्निकल टॉपिक्स। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है डू नॉट का, कि क्या नहीं करना। अवॉइड एक्सट्रीमली टेक्निकल टॉपिक, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जिसकी टेक्निकलिटी अच्छी नहीं है, जिसको टेक्निकल चीजों का पता नहीं है, वो उसको हाथ ना लगाए। एग्जाम्पल दे लेते हैं, एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी को टेक्निकलिटी का पता है, उसको जनरल तो मैं भी बता सकता हूँ, कोई और आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी बता सकता है कि एआई का क्या यूज है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आजकल क्या कर रही है। लेकिन वो तब बताएगा ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जब उसको पता होगा कि एआई है क्या, आईटी है क्या। तो प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। तो टेक्निकलिटी की तरफ ना जाए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग क्या पता मैं अगर चाहूँ तो मेरी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास ना ग्लोबल वार्मिंग का ना मुझे पता होगा, ना क्लाइमेट चेंज का मुझे पता होगा। ठीक है जी। तो समझ रहे हैं, इस चीज को टेक्निकल टॉपिक से दूर भागना है आपने। हमेशा हमेशा उस टॉपिक को चूज करें जिसके अंदर आप कुछ बोल सकें, कुछ बता सकें, जिसको डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स कहते हैं। वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी थीम आपने सेलेक्ट करनी है और कौन सी कर सकते हैं आप। Number 7, versatility of content. Opt for topics that provide room for a comprehensive discussion, allowing you to explore various facets of the issue. अब इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जी आप वो वाले टॉपिक्स को डिसाइड करें। अच्छा, अब वो वाले टॉपिक्स को डिसाइड करें, वो वाले टॉपिक्स को ऑप्ट करें जो आपको कंप्रीहेंसिव डिस्कशन की तरफ लेके जाए। आपको ये नहीं है कि आपने वो वाला टॉपिक उठा लिया जिसके पास आपके पास रूम ही नहीं है उसको लिखने का, आपके पास डाटा ही नहीं है। ठीक है, आपने उसके ऊपर कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया उस इश्यू को, तो आपने ये समझ लिया कि जी डेमोक्रेसी के ऊपर मैंने लिखना है। आपने वो नहीं पूछा हुआ कि उसका एस्पेक्ट क्या पूछा हुआ है, डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा लिबरल डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है। अच्छा, ये मैं बताऊंगा बात मरियम शाह। अच्छा, वर्सटैलिटी की तरफ जाना है। Clarity of expression, this matters a lot. कैसे? Choose topics where you can express your ideas clearly and coherently. Avoid overly complex or abstract themes that might be challenging to articulate. Articulate करना होता है ना, सबसे पहले आपको आउटलाइन बनानी होती है ना। जब आप बनाने लगते हैं तो क्या चाहिए होता है आपके पास? आपको डाटा चाहिए होता है, आपके पास एक्सप्रेशन हो उसका कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस इन योर एसे। आपका क्लियर माइंड होना चाहिए, आप कोहेरेंसी के साथ लेके चलें। ये आपकी कोहेरेंसी एंड क्लैरिटी जो चीज होती है ना, ये मैं जब हम ऐसे के रिवीजन के अंदर जब अंदर का डाटा देखेंगे ना, उसके अंदर क्लैरिटी किसे कहते हैं वो देखेंगे, और कोहेरेंसी क्या होती है वो देखेंगे। नंबर 9, ग्लोबल एंड नेशनल पर्सपेक्टिव्स। अब इसमें जरूरी नहीं आप सिर्फ पाकिस्तान को लेके चले, आपने दोनों को लेके चलना है। नेशनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यू मस्ट कंबाइन योर नेशनल इश्यूज बाय टेकिंग रेफरेंसेस एंड केस स्टडीज फ्रॉम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आपने उस एरिया को उठाना है। फॉर एग्जांपल, मैं जस्टिस सिस्टम की बात करता हूँ, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को मैं क्रिटिकल एनालिसिस लिख रहा हूँ ऐसे के अंदर, तो मैं क्या बताऊंगा, केस स्टडीज लेके जाऊंगा मैं वेस्टर्न कंट्रीज की। ठीक है जी, वेस्टर्न कंट्रीज की केस स्टडीज, उनके जो जस्टिस सिस्टम है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जस्टिस सिस्टम उनका कमाल क्या है, इसलिए वो बहुत आगे हमसे। मैं उनको लेके चलूंगा कि देखें यहाँ पर जो इंसाफ का निज़ाम है वो क्या है, और उन्होंने क्या सीखा हुआ है, और कैसे वो अपने लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करते हैं। हमारा मुआशरा इंसाफ के निज़ाम के ऊपर बना था ना, इस्लाम के ऊपर पाकिस्तान बना है, तो इंसाफ ही नहीं है यहाँ, तो सीधी सी बात है। अच्छा, तो आपने नेशनल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को लेके चलना है। 10 पे आते हैं जी, प्रैक्टिस। ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। प्रैक्टिस राइटिंग एसेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रेगुलरली। अब रेगुलरली ये नहीं है कि आपने रेगुलरली कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे चलना है। अगर आप
2025 में जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी 2024 वालों के लिए टाइम नहीं है, 2025 वालों के लिए मैं एक आइडिया दूंगा कि कैसे लेके चलना है आपने। दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड रिफाइन योर अप्रोच। अब देखिए प्रैक्टिस क्या करती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब वो परफेक्शन की तरफ आपने कैसे जाना है, आपने जब लिखना है ना, जब आपको पता लगेगा लिखने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको ही आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। वो ऐसे नहीं ठीक होंगी, वो टाइम बाउंड है, वो आपको टाइमली आपकी ग्रेजुअल आपकी जो आपकी डेवलपमेंट है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, यानी कि आपको ये नहीं है स्मूथली लेके सीधा ऊपर आसमान तक पहुंचा देती है, आपको अच्छा बना देती है। आप पहले लिखते हैं, फेल होते हैं, लिखते हैं, फेल होते हैं, आप मायूस होते हैं कि मुझसे नहीं लिखा जा रहा, फिर आप फिर अगले हफ्ते लिखते हैं। इस तरह जब मंथली आप अच्छी आपकी रूटीन बन जाती है तो आपको लिखने में प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है जी, तो नंबर 10 पॉइंट ये था। अच्छा, इसमें मैंने लिखा हुआ है जी, रिमेंबर द की इज नॉट, एक मिनट मैं इसको एडजस्ट कर लूं। हाँ जी, रिमेंबर द की इज नॉट जस्ट इन द चॉइस ऑफ टॉपिक बट इन हाउ इफेक्टिवली यू कैन प्रेजेंट एंड आर्टिकुलेट योर थॉट्स ऑन द चूजन एरिया। वो कह रहे कि सिलेक्शन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, what have you written and what will you write in your essay will impact your marks, will impact your future। तो इफेक्टिवली जब आप राइट कर रहे होंगे या आर्टिकुलेट कर रहे होंगे अपने थॉट्स को, जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं जाता हूँ ऐसे का पेपर होता है, उधर मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कौन सा ऐसे लिखना चाहिए, मुझे सारे नहीं समझ आ रहे। तो जो आपको बहुत उन सब से अच्छा लग रहा है कंपैरेटिव एनालिसिस करना, जो उन सब से अच्छा लग रहा है, आता भी नहीं है आपको, उसको उठाएं। जो उन सब से ठीक लग रहा है उसको उठाएं। आपने एरिया चूज कर लिया, इसको छोड़ दें आप, आपकी बैड हो गई सिलेक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसके अंदर क्या काम किया 2.5 से 3 घंटों में अगले, वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। इसलिए आपकी आर्टिकुलेशन अच्छी चाहिए मुझे, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी चाहिए, इफेक्टिव हो, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो, आपका कम से कम आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो। जिसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है अंदर आर्ग्यूमेंट्स खुद ब खुद बनते हैं। ठीक है जी। रेगुलर प्रैक्टिस कपल्ड विद अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू टॉपिक सिलेक्शन। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मॉक्स देंगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगी, बहुत ज्यादा वाइड सिलेक्शन होगी, उसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करना है तो आपको फायदा होगा। विल एनहांस योर एसे राइटिंग स्किल फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन। अच्छा, अब थीम्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जी, थीम्स को देखते हैं, इसको थोड़ा और ज्यादा जूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, नंबर 1 थीम मेरी क्या है, एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। अब एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये अगर हम एनालिसिस करें 2010 से 2020 तक की चीजों का, 2010 से 20 तक एजुकेशन का टॉपिक आया ही आया, 2021 के बाद से ये चेंज हुआ थोड़ा। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये आ चुका है तो इसलिए इसका भी आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं कहेगा कि डिस्कस द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, फिर उसको सजेशन दे दो ठीक करने के लिए, नो। इसमें आपको और पर्सपेक्टिव में लेके जाएगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लेके जाएगा। जैसे वो कहेगा डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताओ, डिजिटल लर्निंग के बारे में बताओ, उसका नया नेम है ई लर्निंग के बारे में बताओ। फिर ये पूछ सकता है कोविड-19 आया, उसका एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर ये पूछ सकता है हायर एजुकेशन को क्या प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक करो। अब आपने पढ़ी होगी छोटी एजुकेशन जो सेकेंडरी लेवल की होती है, प्राइमरी लेवल की होती है, इसलिए आपने पहले एजुकेशन को 3 एरियो में डिवाइड करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी में यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन आ जाती है, उसके अलग से मसाइल हैं, सेकेंडरी के अलग से हैं, प्राइमरी के अलग से हैं। फिर उसको लेके जानना है, कंबाइन करना है उसको ई लर्निंग के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ई लर्निंग में, हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, जिन जिन के रिसोर्सेज की कमी है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, फिर कोविड-19 का एस्पेक्ट आ गया, उसके ऊपर हमारा एजुकेशन के ऊपर असर पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसका एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू मैनेज, या आपने उसको लेके चलना है। आपने एजुकेशन के बारे में ये नहीं पढ़ना कि एजुकेशन को ये प्रॉब्लम है जनरली और ये सजेशन है, नो। आपने ये सारे एस्पेक्ट, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी कि एजुकेशन के ऊपर कौन कौन से एसेट्स या कौन कौन से एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, कौन कौन से एरियाज के अंदर इसको डिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। नंबर 2,
ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी, कॉमर्स, ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर तो हर साल आता है एक ना एक। ग्लोबल ट्रेड के ऊपर आ सकता है आपका इससे, जिसमें आपको पढ़ना होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पढ़ना होगा ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द कंट्रीज, आपके नेबर्स की पढ़नी पड़ेगी, आपको पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, ट्रेड के बारे में आपको पता हो, फिर पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, ग्लोबल ट्रेड कैसे चलती है, ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स का क्या आपस में किरदार है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड में जैसे एनर्जी की आपस में ट्रेड होती है, ऑयल की ट्रेड होती है, ऑयल के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है, ऑयल पॉलिटिक्स क्या है, इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या इस तरह पूछ सकता है वॉर हो रही है उसके ऊपर, वॉर की वजह से ग्लोबल ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये पूछ सकता है। तो आपने वाइड चॉइसेस रखनी है अपनी। अब ये 7 एरिया, ये नहीं आप 2 सिलेक्ट करें इजीली हो जाएगा, नो, आपने जो एरिया पढ़ने हैं उसके, मैं तो कहता हूँ थाउजेंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपने जो एरियाज डिसाइड करने हैं बड़े टाइमली वेल बैलेंस्ड आपने करने हैं, जो आपको कर भी सके। अब ये नंबर 2 पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक, और खतरनाक के साथ बहुत ही आसान भी है अगर आप इसको अच्छी तरह से करना चाहें। ग्लोबल इकोनॉमी, ये भी उसी तरह का कोई चीज है। ग्लोबल इकोनॉमी, इसमें IMF को पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें आपको वर्ल्ड बैंक को पढ़ना पड़ेगा, ADB की चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और डेवलपमेंट कैसे कराते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक कैसे अपनी जो पॉलिसीज है उसकी पॉलिसीज क्या, और वर्ल्ड बैंक का क्या किरदार है इन द रीजनल डेवलपमेंट या ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का किरदार ही यही है कि जितने भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े छोटे नहीं, बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर वर्ल्ड बैंक का क्या किरदार है, वो कैसे लोन देता है और उसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। IMF का है, वो लोन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म, उसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो जस्ट शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, SAPs देते हैं, अपनी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, उसके ऊपर कंट्री जो लोन लेता है उसके ऊपर चलना पड़ता है, जो उस पॉइंट्स को पूरा करेगा उसको लोन मिलेगा, और फिर रिकवरी भी वो खुद करेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स के ऊपर आ सकते हैं, कॉमर्स और ट्रेड आपस में मिलता जुलता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना। ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आपने हर एक एस्पेक्ट को देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है ग्लोबली, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी, अपने रीजन के पर्सपेक्टिव से भी। नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खतरनाक एरिया है। 2 और 3 मेरे फेवरेट है, मैं यहीं से करता हूँ जो चीजें करता हूँ। 3 में आता है जी ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स इज अ वाइड एरिया, पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है इसमें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाता है इसके अंदर। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स इज अ वाइड टॉपिक, इज अ वाइड सिलेक्शन। गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर आ जाता है, पाकिस्तान के गवर्नेंस को ग्लोबल गवर्नेंस के हिसाब से कैसे ठीक किया जा सकता है। डेमोक्रेसी, ये तो बहुत वाइड है, अब इसमें डिजिटल डेमोक्रेसी लग गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी को कैसे कैसे लाया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, या डेमोक्रेसी की जंग जो लड़ी जा रही थी 20th सेंचुरी के अंदर, उसका और आज के 21st सेंचुरी का कंपैरिजन कराया जा सकता है, डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, और डेमोक्रेसी को खतरा जो लाक है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पाकिस्तान की पूछा जा सकता है, कैसे कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, अब पाकिस्तान डिप्लोमेसी में कितना पीछे है, ये का चैलेंज पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड कंट्रीज कैसे ऊपर जा रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी है इंडिया, वो कैसे डिप्लोमेसी में आगे जा रहा है हमसे, हालांकि हम 1970s 80s में बहुत आगे थे इंडिया से डिप्लोमेसी के अंदर, 60s में और भी ज्यादा आगे थे हम। तो क्या ऐसा कैसी चीज हुई। नंबर 4, ये है न्यू डायमेंशन, लिटरेरी एसेस। लिटरेरी एसेस इज नॉट अ बिग डील, आप इसको अपने ऊपर बर्डन ना लें, बल्कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें। वो क्यों, अब देखें, एक टॉपिक मिलता है आपको, एक कोटेशन दे दी जाती है कि इसके ऊपर कोई ऐसा लिखें, आप कहते हैं जी ये तो मैंने यही एस्पेक्ट पढ़ा था, मैंने तो डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, फलाना ढिमकाना मैंने ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो लिटरेरी टॉपिक होते हैं वो आपको ओपन एंड देते हैं, ओपन क्राइटेरिया होता है कि आप उसके अंदर क्या फिट करना चाहते हो, आपके हाथ में होती है गेम। तो मैं तो कहूंगा आजकल का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है, आपने नंबर 4 को लेके चलना है, आपने लिटरेरी टॉपिक्स करने हैं। मैं तो ये आपको मशवरा दूंगा, आगे आपकी जो आइडिया, आपकी लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि और लिटरेरी टॉपिक्स को कैसे टैकल करना है मैंने पहले भी शायद बताया था। लिटरेचर के लोगों को ढूंढे जो अच्छे हों, ये नहीं है कोई ऐसे ही पास किया हो, लिटरेरी फिगर्स को ढूंढे, उनसे
बनवाएं 2-3 पेजेस के ऊपर, पहले लिटरेरी फिगर्स को लिखें, फिलोसफर्स को लिखें, फिर उनकी जो मेजर कोटेशंस हैं उनको लिखें, फिर उनको लेके आप सर्च करें इंटरनेट के ऊपर। अब एक टॉपिक को पकड़ के सर्च करेंगे, उसके ऊपर डाटा आएगा, वो लिखें या पॉइंट्स लिख लें। फिर आपके लिटरेरी टॉपिक्स को करना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप उसकी डायमेंशन समझ जाएंगे, उसको फिर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसको लिटरेरी टॉपिक्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसमें आपकी फिलोसफिकल आर्गुमेंटेशन भी अच्छी बनेगी। तो लिटरेरी टॉपिक्स को करना है आपने, आप पेजेस बनाए, उसके ऊपर लिटरेरी फिगर्स पहले लिखें, उनके कोटेशंस, उनकी सेइंग्स, वहीं से बनता है। आर्टिकल न्यूज वाले जी फैजा समझ नहीं आया आपकी, आर्टिकल न्यूज वाले क्या मतलब? अच्छा, नंबर 5 में देखें, नंबर 5 में है जेंडर। ये भी वाइड एरिया, ये भी आ रहा है पिछले कई सालों से। आप खाली जेंडर को सिर्फ जेंडर इक्वालिटी के बेस के ऊपर ना देखें, जेंडर में ट्रांसजेंडर भी आ जाता है, जेंडर में और भी काफी सारे जेंडर्स आ जाते हैं जिनको इश्यूज हो रहे हैं, वो भी पूछा जा सकता है कि आपका जो एरिया हो लिमिटेड हो उन केसेस में। तो आप जेंडर को ये नहीं कहना कि जेंडर का वर्ड यूज हो रहा है तो ये अच्छा है, आपने टॉपिक को समझना है। अगर उसके पास आपके पास वो आर्गुमेंटेशन है तो उस जेंडर के टॉपिक को पकड़े, फिर आगे जाए। वुमेन इश्यूज जेंडर के अंदर आ जाते हैं, वुमेन इश्यूज, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी डिफरेंट चीजें, ठीक है। अब एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन के अलग से इश्यूज है, वुमेन के प्राइमरी एजुकेशन के अलग से इश्यूज है, ठीक है। ठीक, रिसर्च पेपर तो इपरी के भी चल जाते हैं, जर्नल ऑफ करंट अफेयर्स है, वो बहुत सारे हैं। आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उधर भी जर्नल्स आपको मिल जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जर्नल मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी ये जो प्रिवेलेंट जो हमारे पेपर्स आ रहे हैं वो ज्यादातर आपको बाउंड किया जाता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते ही होते हैं, ये तो कंपलसरी समझ लें। या तो आईटी के ऊपर पूछेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछेगा, या फिर आपको स्पेस रेस के बारे में पूछेगा, स्पेस के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, जो स्पेस के अंदर काम हो रहा है। जैसे इंडिया का इसरो मून के ऊपर गया है और उसकी इम्प्लीकेशन पड़ेंगे रीजन के अंदर, और उसके अंदर हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये भी स्पेस रेस के अंदर आ जाता है। परसेप्शन मैनेजमेंट, मीडिया वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये भी इसी का पार्ट आ जाता है। सोशल मीडिया और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या सोशल मीडिया को यूज करके हम कैसे दुनिया को चला रहे हैं, या कैसे हम गवर्नेंस को चला रहे हैं, कैसे डेमोक्रेसी चल रही है। तो ये चीजें आप टेक्नोलॉजी में समझे ही समझेंगे, तो अगर टेक्नोलॉजी का कोई एरिया आता है तो उसमें लाजमी आएगा। जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी सोशल इश्यूज। ये भी परिवेलेंट रहा है, लेकिन आजकल बहुत कम हो गया ये सोशल इश्यूज का एरिया ना ऐसे के अंदर। तो मैं नहीं पक्की तरह से कह सकता कि सोशल इश्यूज में कोई आ सकता है, लेकिन मैं नंबर 6 पॉइंट से कह सकता हूँ 3 and 2, 3, 4 and 6 ये तो पक्के हैं जी। बाकी जी जनाब जो सोशल इश्यूज है इसमें कौन से आ जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टेररिज्म आ जाता है, ग्लोबल टेररिज्म में इसमें लिख सकते हैं। इसमें जी करप्शन जो पुराने हैं, जो हम पहले से करते आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, किसी और तरीके से पूछ लेते हैं। जैसे करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल सोशल इविल्स, ये भी पूछा जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हो गए पाकिस्तान के अंदर, वो पूछा जा सकता है। दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ के प्रॉब्लम्स है, खासतौर पर पाकिस्तानी रीजन के अंदर। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जा सकता है मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर पूरे नहीं हो रहे, या आप किसी और फिलोसफिकल वे के जरिए से आपको फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज ये प्रिवेलेंट है, यहाँ से आ सकता है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को लाजमी देखिए आप, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के भी इश्यूज हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, टर्की में आया है। अच्छा, फॉरेस्ट फायर हो गई, ये आप वैसे जनरल साइंस में पढ़ोगे। वैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए। और इसके अंदर आप कॉप्स को देखेंगे, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट होती है, अभी COP 28 होनी है मेरे ख्याल में UAE के अंदर। पिछले COP 27 थी, उसके अंदर क्या क्या फंड बना, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट भी है, उसको भी देखना है आपने। ब्रेन ड्रेन, दिस इज द प्रिवेलेंट इशू। पिछले साल 8 लाख बंदा गया पाकिस्तान से बाहर, इस साल भी कोई 7-8 लाख गए। बहुत ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, बट जॉन इन पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, ये भी सोशल इश्यूज में आ जाता है। वाटर इश्यूज हैं, पाकिस्तान वाटर स्कार्सिटी में बहुत आगे जा रहा है, यानी कि वाटर, हमारा ग्राउंड वाटर बहुत कम हो रहा है, बड़े लेवल तक कम हो गया। ओके, 28 हो चुकी है, थैंक यू। वेस्ट मैनेजमेंट,
वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आ सकते हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है इसकी। अर्बनाइजेशन, ये भी पाकिस्तान का प्रिवेलेंट इशू है, अर्बनाइजेशन। आप एग्रीकल्चर को काट के आप आगे जा रहे हो, एग्रीकल्चर का भी आ सकता है, वो भी इसी के अंदर, वो इकोनॉमी का भी पार्ट है, सोशल भी है। ठीक है जी। अब मैं चैट ओपन करूं, आप अगर कोई सवाल पूछे, एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर जितनी कर सकते हैं हम करेंगे। जी जी, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी जी, आपसे एक सवाल पूछना था, वो ये है कि जब हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, मतलब इस किसी ऐसे पे कुछ लिखना चाहते हैं ना, तो जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो मटेरियल्स हम डिफरेंट साइट से देखते हैं या जर्नल पेपर्स आर्टिकल से देखते हैं। तो सर आप हमें सर बता सकते हैं कि हम लोग एक पैराग्राफ को पढ़कर उससे एट द मोमेंट पॉइंट्स निकाले या पूरा पढ़ के उससे पॉइंट्स निकाले, कौन सा बेहतर होगा? क्योंकि आइडियाज मिक्स हो जाते, फिर नहीं लिख पाते हम लोग। जी जी जी, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ये होता है जब आप करने लगते हैं चीज़ों को। लेकिन ये डिपेंड करता है, आप अगर आप भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ आती कि क्या पॉइंट बनाते, तो आप साथ साथ बनाते जाए, नो इश्यू। किसी का ये होता है पूरा पढ़ लेते हैं, फिर समझ आती है कि हाँ ये मैंने पॉइंट इससे बना लिया, तो डजंट मैटर। सर ये जो आपने, हेलो जी जी सर, आपने 10 पॉइंट बताए थे, उनके अंदर 9 पॉइंट ये था कि ग्लोबल एंड नेशनल पर्सपेक्टिव। उसके अंदर सर जैसे कोई जेनेरिक सा टॉपिक आ जाता है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है, रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ही इसको इंटरलिंक करना है? बताना पड़ेगा, पता बिल्कुल नहीं लगेगा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और दुनिया के इस कोने के अंदर ये अच्छी जा रही है, तो आपको उसके साथ मिलाना पड़ेगा कि ग्लोब में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये कर सकते हैं, ठीक हो सकता है। सर थोड़ा अपने टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बता दें, आप कौन से सेलेक्ट करते थे? जी मेरा जो एरिया होता था, एक नंबर 2 और नंबर 3, ये बहुत मेरे पसंदीदा है। नंबर 2 और नंबर 3 इसको देखता हूँ मैं। सर आपने कहा था कि प्लान बताऊंगा आपको लास्ट में 25 के लिए, 2025 के लिए। आई वाज आस्किंग द सेम थिंग। आप 25 के लिए जो राइटिंग प्लान आप बता रहे थे, कैन यू शेयर दैट? देखिए मैंने शायद, एक मिनट, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है मैं आपको प्लान शेयर कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। सर मैंने लिटरेरी ऐसे के बारे में सवाल करना था। सर आपने फॉर्मूला बताया अभी थोड़ी देर पहले कि लिटरेरी ऐसे को प्रिपेयर करने का मेथड क्या है, तो उसमें आपने बताया कि फिलोसफर्स और उनको ढूंढकर तैयार करना है। काइंडली उसका एक मरतबा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। आपने खुद ही बता दिया तो मैं कैसे रिपीट करूं? आपने खुद ही बता दिया है कि फिलोसफर्स को ढूंढ के वहीं से आपने निकालना है। चलो बता देता हूँ। अच्छा, तो इसमें करना ये है कि जी जनाब, आपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनको ढूंढना है, ठीक है। उनको बंदूक की नोक पर बिठा के या बोतल शोतल पिला के उसको कहना कि जनाब आप मुझे लिटरेरी फिगर्स और फिलोसफर्स की लिस्ट बनवा के दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब वो लिस्ट बन जाएगी एक एक की आपने कोटेशंस और सेइंग्स को लिखवा लेना 2 या 3 पेजेस के ऊपर, और आपने उसी को फिर फॉलो करना है, एक एक करके उसको गूगल करना है, गूगल या चैट जीपीटी कर लें, जो भी कर लें, वहां से अपने डाटा निकालना है। उस डाटा को जब उसकी समझ आ जाएगी उन टॉपिक्स की, फिर आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना है प्रीवैलेंट इश्यूज जो चल रहे हैं, तब जाके आपका लिटरेरी ऐसे होगा। और इसमें ओपन एंडिंग है। जी जी सर ये वाली चीज तो इट वाज वेरी क्लियर अबाउट द लिटरेरी essays. आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल राइटिंग प्लान जो आपने बीच में कहा कि जी ढूंढ रहा हूँ, टाइम कम है और 25 वाला। ऐसे ही बता देता हूँ, सुन लें आप, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहा। अच्छा उसमें हाँ, अच्छा उसमें ये था जी कि जब आप ऐसे स्टार्ट करते हो उसमें ना 5 स्टेप बताए थे। आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को करो, अगर आपकी अच्छी है तो इट्स ओके। फिर आप टेंसेस को अच्छा करो,
अगर वो अच्छे हैं तो इट्स ओके। नंबर 3 पे आ जाओ, सेंटेंसेस को अच्छा करो, अगर वो आपके अच्छे हैं तो इट्स ओके। फिर आगे जाओ, पंचुएशन आपकी अच्छी हो, ठीक है, पंचुएशन के बाद आपकी पैराग्राफ राइटिंग आ जाती है। ये नंबर 4 या 5 पे स्टेप आता है। अगर पिछली चीजें अच्छी नहीं है आपकी, पहले उनको अच्छा करो, अगर वो अच्छी है तो आप पैराग्राफ राइटिंग पे डायरेक्ट आ जाओ। पैराग्राफ राइटिंग में तब अच्छी होगी पैराग्राफ राइटिंग जब आपको सेंटेंस आते होंगे। जस्ट अच्छा, तो जब आप 4 चीजें आपको आती हैं, 5वीं चीज पैराग्राफ राइटिंग है। अगर देखो, मेरी फिलॉसफी ये है कि जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है तो आप सेंटेंस बना लो। सेंटेंस के एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हो। नाउन एंड प्रोनाउन किसका पार्ट है, ऊपर चले जाओ पार्ट्स। अब उसी सेंटेंस के अंदर, प्लीज ये म्यूट कर दे प्लीज, बार बार कहना पड़ता है। अच्छा, जो सब्जेक्ट को एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन दोनों यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन दोनों यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ब तो ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, और सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन भी यूज होती है, कंजंक्शन भी यूज होती है जोड़ने के लिए। अब ये सारी चीजें किसका पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। जब आपको प्रॉपर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती है तो उसको आपने एक सेंटेंस के अंदर ढाल दिया, इट मीन्स आपको एक सेंटेंस बनाना आ जाता है। जब आपको एक सेंटेंस बनाना आ जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा कर लेते हैं, आपकी इंग्लिश भी करेक्ट है, आप सही तरीके से टेंस भी लगा रहे हो उसके अंदर, तो क्या इसमें मुश्किल है कि एक सेंटेंस आप लिख लें। जब एक सेंटेंस लिख लेते हैं तो क्या मुश्किल है, उस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ भी सकते हैं, फिर कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। तो कंजंक्शन में कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाती है, इसके अलावा सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आ जाती है, कोरिलेटिव, इनको जोड़ने के तरीके होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा सर से। तो जब आप 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस को जोड़ने की शकत रखते हैं, इट मीन्स आपको सेंटेंस राइटिंग अच्छे से आती है। ये स्टेप्स बता रहा हूँ 2025 वालों के लिए, आपने अगर इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी। इंग्लिश में ये नहीं है कि वोकैबुलरी, ये चीजें बता रहा हूँ। आपको सेंटेंस 2 बनाना आ गया, अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग, प्लीज गो बैक और आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करें, और इस तरह आपको फायदा होने वाला है 2025 वालों को। तो सेंटेंस बनाना आ गया आपको, जो एक सेंटेंस बना सकता है वो 10 भी बना सकता है, और 10 सेंटेंसेस का मैक्सिमम एक पैराग्राफ बन सकता है। अगर आप एक पैराग्राफ बना सकते हो, यानी कि एक सेंटेंस बनाया और उसके 10 भी सेंटेंस बना सकते हो, उनको कनेक्ट भी कर सकते हो। जब कनेक्शन हो जाएगी तो आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर दोगे। एक हफ्ता चलाया, गलतियां निकली, इम्प्रूव किया, फिर नेक्स्ट वीक से चलाया, गलतियां निकली, इम्प्रूव किया, थर्ड वीक गलतियां निकली, इम्प्रूव किया। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे आपको पैराग्राफ एक लिखते हुए। लिख लेंगे ना, एक पैराग्राफ लिख लेंगे 3 महीने में, गुड, ये आपकी अच्छी डेवलपमेंट होगी। एक पैराग्राफ लिखा 3 महीने में, फिर आप जब 3 महीने के अगले हफ्ते जाओगे ना, तो आप 2 पैराग्राफ 3 महीने 1 दिन में लिख लोगे। 3 मंथ को एक साइड पे रखो और चौथे महीने का पहला दिन एक साइड पे रखो। कितनी स्ट्रगल है। 3 महीने में कितने दिन होते हैं, 90 फॉर एग्जाम्पल, 90:1, यानी कि 90 दिनों में आपने एक पैराग्राफ किया, रेशो से आगे जाओ 1, जो चौथे महीने का पहला दिन है उसमें आपने दूसरा पैराग्राफ लिखा। कैसा है ये, यानी कि 3 महीने में एक पैराग्राफ, और 3 महीने, चौथे महीने के पहले दिन को दूसरा पैराग्राफ, फिर चौथे महीने के दूसरे दिन को तीसरा पैराग्राफ। इट मीन आप चौथे महीने में डेवलप करना शुरू हो जाओगे। पैराग्राफ कितने चाहिए होते, 25 चाहिए होते। 3 महीने वो गुजरे, एक पैराग्राफ लिखा, चौथे महीने के 25वें दिन आप पूरा ऐसे लिखने के काबिल हो जाओगे, यानी कि 25वें दिन आप 25 पैराग्राफ लिखने के काबिल हो जाओगे। तो क्यों नहीं करते, ये बताया मुझे, आप करना चाहिए ना ऐसा। तो 25वें दिन, चौथे महीने के 25वें दिन, यानी कि 4.5 महीने में आपकी ऐसे अच्छा होता है, और ऐसे अच्छा होना पूरा CSS पास करने के बराबर है। आप दूसरे सब्जेक्ट साथ साथ चलाओगे, इसी तरह चले प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, और क्वेश्चन? सर लिटरेरी ऐसे के बारे में थोड़ा सा ये बता देंगे कि जैसे आपने बताया टॉपिक्स जो है, नंबर ऑफ जो फिलोसोफर या वेल नोन पीपल जो हैं उनके स्टेटमेंट्स या उनकी जो बातें हैं वो नोट डाउन करने, वो तो सर बहुत सारी होंगी इनफाइनाइटली, उसके बारे में थोड़ा नैरो डाउन करने का बता सकते हैं? जी, नैरो डाउन इतना बता सकता हूँ कि आप जो मशहूर फिलोसफर्स और लिटरेरी फिगर्स हैं उनको कर लें, इतना बता सकता हूँ। बाकी इससे ज्यादा नैरो डाउन मैं खुद भी नहीं कर सकता, सॉरी।
थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन? सर 2024 वाला राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में भी बता दें। 2024 वालों को किस टाइप का बताऊं? मतलब 24 वालों के लिए दुआ ही कर सकते हैं आप? मजाक कर रहा था। अच्छा 24 देखिए कितने महीने रह गए हैं आपको? दिसंबर नहीं, दो 1.5 महीना रह गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो इसमें ये हो सकता है कि आप पैराग्राफिंग अच्छी कर लें। पैराग्राफिंग देखे ना, आप ऐसे लिखती है ना। नंबर 1 स्ट्रक्चर पहले समझे अपने, जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया, ठीक है। आप स्ट्रक्चर जब अच्छा कर लेंगे, आपको आउटलाइन बनाना आ जाएगी, उसका एक्सटीरियर जो पोर्शन है वो बनाना आ जाएगा, इंटीरियर पोर्शन बनाना आ जाएगा। स्ट्रक्चर एक साइड पे हो गया। नंबर 2 पे आती है आपकी पैराग्राफिंग। अब पैराग्राफिंग करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, 2 पैराग्राफ लिखो, 3 लिखो, फिर आप चौथे दिन क्या करोगे, इन 2 या 3 को कनेक्ट करवाना सीखो, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। कनेक्ट करवाओगे, फिर आप ट्रांजिशनल वर्ड्स का यूज करोगे उसके अंदर, उसको एंडिंग कैसे देनी है, उसकी ओपनिंग कैसे करनी है। अब ये चीजें सीखी जा सकती है, और कोई चीजें नहीं सीखी जा सकती। हाँ, डाटा की बात करते हैं। डाटा अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आप रिसर्च आर्टिकल्स का ही पढ़ें, यानी कि इप्री को पढ़ें, इप्री की लेटेस्ट डेवलपमेंट को पढ़ें, द इकोनॉमिस्ट को पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा आप जर्नल ऑफ करंट अफेयर्स को पढ़ें। जैसे लिटरेरी ऐसे करना है, उसको अलग से आपने टाइम देना है डाटा के लिए। अगर आपने ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखना है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए आपने अल जजीरा को सुनना है या पढ़ना है, ठीक है। उसमें ग्लोबल ट्रेड को देखना है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डेली बेसिस पर देखना है। ये थीम की बात कर रहा हूँ, जो भी थीम सेलेक्ट करनी है आपने। डेमोक्रेसी को देखना है, डेली बेसिस पर न्यूज सुने, ठीक है। हाँ, जेनेबिलिटी भी इजी है, लेकिन स्ट्रक्चर पहले मस्ट करें। मैडम आपको मैं मुखातिब होके कह रहा हूँ, आपने स्ट्रक्चर अच्छा करना है। स्ट्रक्चर को जितना अच्छा करेंगे ना आपका, देखिए मैं अपनी बात करूं, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कभी भी डाटा की टेंशन नहीं ली। मैंने हमेशा फोकस किया है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। आई हैव नेवर कम्प्रोमाइज्ड ऑन माय स्ट्रक्चर। मेरा 70 to 80% फोकस था अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। जब मेरा स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो मुझे पता लग जाता है ये सब ये तो कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस, लेकिन इसी का था डाटा का इशू कि अब थोड़ा टाइम कम है, तो डाटा का था कि कहाँ से बेस्ट डाटा मिल सके। देखिए डाटा मैंने वही बताया, आप रिसर्च आर्टिकल ही पढ़े और कुछ नहीं हो सकता। रिसर्च आर्टिकल पढ़े, प्लस जो अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है तो वो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं। हमारा पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर बात हो रही तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ जो फिनांस है, मिनिस्ट्री रेवेन्यू FBR है, उसको देखें। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो मुल्कों के रिलेशन होगा आपस में, ट्रेड को देखें, उनके डेवलपमेंट देखें, कौन किसने किसके साथ मुआहिदा किया, और पाकिस्तान भी कर सकता है। CPEC को देखें, और कॉरिडोर्स हैं उनको देखें, ठीक है। बहुत ज्यादा वाइड है। अब इसको वो कैसे करना है, आप ना मैगजीन जो होती है इकोनॉमी के लिहाज से, अगर फॉरेन अफेयर है तो फॉरेन अफेयर के अलग से मैगजीन होती है, इंटरनेट पे सर्च करें, वो डाटा मिल जाएगा। तो आपको पूरी ईयर की रिपोर्ट भी मिल जाएगी उसके अंदर। अब इप्री है, इप्री पूरे साल की बात करते हैं, तो पूरे साल का डाटा होता है उसके अंदर। इप्री को पढ़ेंगे, उसमें वर्ल्ड का भी डाटा होता है, जरूरी नहीं है पाकिस्तान में। यस सर, थैंक यू सर। स्ट्रक्चर के हवाले से आप पैराडाइम शिफ्ट भी है ना, पैराडाइम शिफ्ट। मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्वेश्चन कर रहे हैं सर। मैं कह रहा था स्ट्रक्चर सर, इसमें पैराडाइम शिफ्ट भी है ना, जो आर्टिकल्स है। ये नेम है किसी जर्नल का सर? मिल जाते हैं इसमें सर, वो जो करंट इश्यूज के बारे में जो टॉपिक होते हैं ना, होगा जी, मुझे आइडिया नहीं है, आई डोंट नो जी। और कोई क्वेश्चन प्लीज? लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं लूंगा, टाइम भी बहुत हो गया। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सर, आप क्वेश्चन है स्ट्रक्चर के हवाले से तो स्ट्रॉन्ग किया जाए सर जी। आप स्ट्रक्चर की आवाज कट रही है आपकी, मिस हो गई थी बीच में सर। स्ट्रक्चर के हवाले से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को आप अपनी नेट को देखें, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ सर। मुझे सिर्फ ये समझ आया कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सर, ये और कुछ समझ नहीं आया सर। जी जी सर, एम आई ऑडिबल?
हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने स्ट्रक्चर की बात की, तो सर जो लोग लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स जी आप आ रही आवाज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हैं सर। हेलो हाँ जी जी ऑडिबल सर। सर प्लीज एक एक करके सबर से, थोड़ा तहम्मुल से। सर मेरा ये सवाल है कि जो लोग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं और सही लिखते हैं, तो उनको लिखने चाहिए या उनको सिंपल शॉर्ट करना चाहिए? बस यही सवाल है। बिल्कुल लिखने चाहिए, क्यों नहीं लिखने चाहिए? जिसको आते हैं वो लिखे, और भी ज्यादा मजे की बात है ये तो। मैं लिखता हूँ, मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ हमेशा हमेशा। कंपाउंड मेरा कोई सिंपल सेंटेंस मिलता ही नहीं है। मेरा तकरीबन ये बता दूं 5 6 लाइनों में एक सेंटेंस जाके खत्म होता है। मैं तो उसी के अंदर बैठ के खेलता हूँ सेंटेंसेस में, क्योंकि मुझे आते हैं। आपको भी आते होंगे, आप भी खेलेंगे। सर बड़े भाई हैं आप हमारे, फिर हम भी 5 से 6 लाइन पे लिखते हैं। बड़े भाई हैं सर आप हमारे, फिर हम भी 5 से 6 लाइन पे लिखते हैं। वो ठीक होना चाहिए, उसकी फिलॉसफी उसकी ठीक होनी चाहिए। सर जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर ये पैराग्राफ राइटिंग के लिए सर सिर्फ सिंगल आइडिया को लेके चलना पड़ता है या मल्टीपल आइडियाज भी उठा सकते हो? नहीं, एक पैराग्राफ बॉडी का तो सिंगल लेके चलना पड़ता है, बॉडी का सिंगल। अच्छा ये क्वेश्चन है, सीएसए का एक्सपीरियंस बताते हैं। क्या पूछना चाहते हैं जी पर्टिकुलर? मुझे माइक में ऑन होके बताएं। सर ये जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर की आप बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह के होते हैं? जी बिल्कुल, इसमें फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन है, हर महीने आता है, और इकोनॉमिस्ट की सर ग्लोबल पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए बेस्ट डाटा अच्छा चलो जी। सीएसए का एक्सपीरियंस यार, देखें अब मैं यहाँ से कैसे बता सकता हूँ कि एक्सपीरियंस ये है कि आपको इधर भी पढ़ना पड़ता है, इसमें सारी इंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट बहुत है। इधर आपकी रिस्पेक्ट, आप ऑफिसर की लुक आती है आपके अंदर, थोड़ी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, बात करने का तरीका आपको आता है, और आपको डील कराया जाता है कि कैसे पब्लिक सर्विस कैसे की जाती है, और पब्लिक की रिस्पेक्ट ये खास तौर पर सिखाई जाती है। ठीक है, और पर्सनल डेवलपमेंट भी इंसान की होती है इसके अंदर, और बहुत कुछ है जी। आपको एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, आपके विजिट्स, आपके अंदर एटीट्यूडनल चेंजेस, आपको बताया जाता है आप क्यों ऑफिसर है। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब एक बार किसी भी ग्रुप में आ जाए, आप डेवलप होके रहते हैं। आप अगर पोस्टल में, आप इंफॉर्मेशन में, आपका फॉरेन एक्सपोजर तो होना ही होना है, ये लिख के ले लें। कोई भी 12 ग्रुपों में से किसी भी ग्रुप में चले जाए, बाहर आपने जाना ही जाना है, बाहर आपने पढ़ना ही पढ़ना है, गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर, स्टेट के खर्चे के ऊपर। ठीक है, आप पढ़े, आप जो चीज अच्छी करके आएंगे वहां से, उस बेस के ऊपर आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है जी। अब मैं ऑडिटिंग अकाउंट से हूँ, अगर मैं बाहर जाकर फिनांस एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग करूँ, उसके अंदर कोई डिग्री लूँ या थोड़ी सी उसके ऊपर सर्टिफिकेट हासिल करूँ, तो मुझे यहाँ पर आके अच्छा ओहदा मिलेगा, अच्छी पोस्ट के ऊपर बिठाएंगे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी इदारे के अंदर। तो जितना आपका एक्सपोजर अच्छा होगा उतनी आपके लिए ही बेहतर है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। किसी को पता है फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन था? ये बता सकते हैं प्लीज? फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट बता दे, फर्स्ट कौन था? एनीवन? किसी को नहीं आता? चलो फर्स्ट तो लियाकत अली है, अब फोर्थ बताएं। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद खान जुनेजो। वाओ, मोहम्मद खान जुनेजो 1985 में बने थे। ऑलमोस्ट 11th प्राइम मिनिस्टर, 11th या 12th। यस, मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली was the fourth prime minister of Pakistan who gave the first constitution to Pakistan. Who was he? कौन थे वो? कोई जानता है उनके बारे में? क्या करते थे वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहला? और लियाकत अली के बारे में बता दे, क्या करते थे वो?
सर मोहम्मद अली बोगरा, जो बोगरा फार्मूले से जाना जाता था वही है ना? बोगरा फार्मूले से जैसे जाना जाता था। आप डू यू नो बोथ बोथ नहीं, वो हो रहा है, वो मोहम्मद अली बोगरा है, चौधरी मोहम्मद अली हो रहा है। ही वॉज द सिविल सर्वेंट, इंडियन सिविल सर्वेंट, ICS, इंडियन सिविल सर्विस का पार्ट था वो। और वो कौन से शोबे से था? फोर्थ प्राइम मिनिस्टर आपका, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। लियाकत अली कौन थे? मोहम्मद अली तो थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे ना, मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली हो रहा है, मोहम्मद अली बोगरा हो रहा है थर्ड, और चौधरी मोहम्मद अली हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट भी थे, इंडियन सिविल सर्वेंट भी थे, बाद में पाकिस्तान में आ गए क्योंकि शिफ्ट होना था। फिर वो बन गई पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसी का पार्ट से प्राइम मिनिस्टर बने, इकोनॉमी को अच्छा लेके चले उस वक्त। लियाकत अली इकोनॉमिस्ट थे, फिनेंशियल मैटर्स, वो भी इंडियन सिविल सर्वेंट थे। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, आप पोस्टल में चली जाती हैं, अब बाहर जाके इकोनॉमी पढ़ती हैं, तो यहाँ पर आके आपको इकोनॉमी की सीट देंगे, आपको पोस्टल की सीट्स नहीं देंगे। आप अपने ग्रुप में काम करेंगे, कुछ अर्सा काम करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपके पास चॉइसेस होती हैं, यू हैव वाइड चॉइसेस। तो फॉरेन एक्सपोजर बहुत है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज कराती हैं। यहाँ पर आजकल तो साइकिलिंग भी हो रही है, हमने साइकिलिंग डेली करनी होती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे अटैचमेंट होती है, हाउस होल्ड अटैचमेंट अलग होती है, फील्ड अटैचमेंट अलग से होती है, जाके घूमते फिरते हैं और वहां पर जाके रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे ऑफिशियल होते हैं, रिपोर्ट्स बना के आके देनी होती है 12 बजे से पहले डेली बेसिस पर, जब हम विजिट्स के ऊपर होते हैं। अभी हमारा कंट्री साइड टूर हो रहा है, इस्लामाबाद भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे 1 हफ्ते का, वहां पर अपने होटल्स, अपने सारी चीजें, सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और सबकी पे इक्वल होती है। कॉमन ट्रेनिंग में, स्पेशल ट्रेनिंग में जाके थोड़ी उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बाहर भी जाना है। ठीक है, ये मिलिट्री अटैचमेंट खत्म कर दिए इन्होंने, मिलिट्री अटैचमेंट अब नहीं होती, उसकी जगह इन्होंने ये विजिट्स कर दिए जो पहले नहीं होते थे। मिलिट्री अटैचमेंट में इतना खास कुछ नहीं होता था, ये जस्ट लोग इसमें शौकियां ज्यादा मारते थे और काम बहुत ज्यादा करना पड़ता था, उनसे काम कराते थे। ये जो आपको गोलियां चलाते हुए तस्वीरें बनाने के लिए आते हैं ना, ये नहीं होता वहां, सिर्फ और भी बहुत से काम होते हैं। तो इन्होंने खत्म कर दिया मिलिट्री अटैचमेंट। लेकिन फिनांस वालों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस तरह है, फिनांस वालों की वो बाहर जाते हैं, उनको बाहर मतलब फॉरेन सर्विस तो ठीक है, वो बाहर का है। फॉरेन सर्विस के अलावा कॉमर्स एंड ट्रेड, ये भी बाहर जाते हैं। इंफॉर्मेशन ग्रुप, ऑडिट एंड अकाउंट्स, उनकी अलग से सीट होती है एम्बेसीज के अंदर, खासतौर पर सऊदी अरेबियन कंट्रीज एंड यूरोप, इसके अंदर हमारी सीट्स होती हैं ऑडिट वालों की ना। आप बाहर ऑडिट ऑफिसर के तौर पर आप किसी भी एम्बेसी का ऑडिट करने जाते हो, फैमिलीज को लेके जा सकते हो, इंफॉर्मेशन वाले फैमिलीज को लेके जा सकते हैं। प्रेस किसी एम्बेसी में प्रेस अटैची लगता है, अब हमारे एक फैकल्टी का मेंबर है, IG के हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप, वो इंडिया में भी होके आए हैं, किसी और कंट्री पता नहीं कहाँ कह रहे थे, उधर भी होके आए हैं। तो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द सिविल सर्विस। लेकिन इसको अपना ड्रीम नहीं बनाना प्लीज, इसको अपनी लाइफ नहीं बनाना, क्योंकि फेलियर भी आप देखेंगे, आपको फेलियर भी। अब देखिए, मैंने 3 एग्जाम पास करके भी एलोकेशन नहीं ली, आप क्या क्या सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी हुई। तो आपको फेलियर, ये नर्व्स की गेम है, पास करके आसमान को छू के भी आपको नीचे गिरना पड़ता है, देन यू हैव टू राइज फ्रॉम द एशेस। और दिस इज द बेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ, जब आप ऊपर से नीचे गिरते हो, मट्टी बन जाता है, फिर मट्टी से आपका नई जिंदगी बनती है, फिर आप उस नई जिंदगी लेकर दोबारा उभरते हो और दोबारा आपको सक्सेस मिल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द रियल स्ट्रगल, एंड यू हैव टू फेस द फेलियर। इक्का दुक्का लोग हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाती है, जिनकी एलोकेशन हो जाती है, पास तो कर लेते हैं। पंजाब में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वाइड चलना पड़ेगा। ठीक है जी, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं थे, मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की। ये तो सर ने मुझे इंटरव्यू में काफी तैयारी कराई अच्छी, दूसरी दफा जब मैं पास हुआ तो काफी अच्छा हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो प्लीज गो बाय द बुक, आपने अच्छे से पढ़ना है और मेहनत करनी है आपने, प्लीज। ताकि मैं आपको बचाना चाहता हूँ उस लम्हे से जब आपके पास कुछ ना हो,
उस चीज से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। और वो बचा कैसे सकता हूँ आपको? आपको समझा के, आपको वो चीजें ना करने से कि आप जैसे आपके पास टाइम होता है, वेस्ट करते रहते हैं स्क्रॉलिंग में, सोशल मीडिया। मैंने अनइंस्टॉल कर दी थी फेसबुक, हर चीज, जितने भी एप्स थी मेरे पास, सिर्फ व्हाट्सएप एंड यूट्यूब एंड गूगल, 3 चीजें होती थी। ठीक है जी। तो ये तो हर किसी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। यू विल आल्सो बी टेलिंग इन द फ्यूचर टू योर स्टूडेंट्स, जो आपको पूछेंगे कि आपने कैसे आप ऊपर को गए हैं। अब एक मूवी देखें, 12th फेल मूवी आई है, इंडिया के अंदर बहुत छाई हुई है वो। उसके अंदर थोड़ी आपको स्ट्रगल मिलेगी, उसके अंदर काफी जब मैंने देखी तो मुझे तो काफी अपनी बातें याद आ गई। ठीक है, क्योंकि मेरी भी कुछ उस तरह की जर्नी है। आई गॉट दिस जर्नी क्योंकि मैंने भी काफी अरसा बहुत ही इन्हीं चीजों में गुजारा है। इवन कि मैं स्टडी कर रहा था, इंजीनियरिंग की मैंने यूआईटी लाहौर से, और उधर मुझे तकरीबन 21 सप्लियां आई, 21 कंपार्टमेंट्स। तो उसको मैंने रिकवर किया। मैट्रिक मेरी फेल थी। मैट्रिक फेल करने के बाद जो एफएससी थी उसमें मैंने 1036 नंबर लिया। फिर यूआईटी में मेरिट के ऊपर आया, एचईसी का स्कॉलरशिप लिया। मेरी वालदा ने अपना गोल्ड बेचा, जमीन का टुकड़ा बेचा, मुझे मेरी 2 साल की पेमेंट कर दी बोर्डिंग स्कूल में। वहां से मैं डेवलप हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं बना, वहां पे मैं लैप्स कर गया। फिर सिविल सर्विस में कोई रिसोर्सेज नहीं थे, काफी काम करने पड़ गए वर्क लाइफ बैलेंस को करने के लिए। ऐसे ऐसे काम कि आपको बता नहीं सकता। जब आप मूवी देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि मैंने भी क्या क्या काम किया है। कौन सा